हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है जल अपघटन, जिसको भी इंग्लिश में हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हाइड्रोलाइसिस। मतलब ये है यहाँ पर बात कि हम यहाँ पर कोई जो यौगिक हमें दिया गया है, खास करके इनऑर्गेनिक यौगिकों के बारे में बात करते हैं, वह किस प्रकार से जल से अपनी अभिक्रिया दर्शाएंगे। अब इनऑर्गेनिक यौगिकों की यदि बात करी जाए बेटा, तो इनऑर्गेनिक यौगिक आपने मेनली दो तरीके के देखे हैं। एक तो होते हैं हमारे पास में सहसंयोजक यौगिक, एक होते हैं हमारे पास में आयनिक यौगिक। तो बेटा जब कभी आप किसी सहसंयोजक यौगिक का जल से अभिक्रिया करते हैं तब वहां पर क्या होता है बेटा, अपघटन होता है। जल का अपघटन होना शुरू हो जाता है, तब वहां पर जो नए उत्पाद बनते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, जल अपघटित उत्पाद बोलते हैं बेटा उसको। और उस प्रक्रम को क्या बोलते हैं बेटा, हम जल अपघटन बोलते हैं। यदि कभी कोई आयनिक यौगिक जल के साथ में मिक्स होता है तब उसका बेटा होता है हाइड्रेशन, जल योजन, जो कि आपने आयनिक बॉन्ड में सीखा था। आपको याद होगा बेटा, विलेयता में आपने बात सीखी थी कि जल में अगर हम नमक को घोल देते हैं तो क्या हो जाता है, उसका जल योजन हो जाता है। Na+ के बगल में जल के मॉलिक्यूल और Cl के बगल में जल के अणु जितने सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो बेटा ये बेसिकली डिफरेंस होता है कि जनरली इस तरह से बात कही जाती है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका हाइड्रेशन होता है, वहां पर जल योजन होता है आयनिक में। और जो सहसंयोजक होते हैं जब उनकी हम जल से अभिक्रिया करते हैं तब वहां पर बेटा जल अपघटन होता है, कुछ नए प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है। अब यहां पर जो हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं, तो बेटा यहां पर जल अपघटन के बारे में बात करेंगे तो मेनली हम यहां पर कोवैलेंट मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। पी ब्लॉक के अंदर आपको पता है बेटा अधिकतर तत्व जो है वो धातु के प्रकार के तत्व है, अधातु के प्रकार के तत्व हैं। तो अधातु के यौगिक कैसे बनते हैं बेटा, हमारे पास में सहसंयोजक कोवैलेंट यौगिक बनते हैं। इसलिए यहां पर हम मेनली जल अपघटन के बारे में बात करते हुए चलते हैं। तो बेटा जल अपघटन की यदि बात करी जाए तो हम यहां पर सीखेंगे जल अपघटन मेनली किसका होता है। तो बेटा हमें यहां पर मेनली जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है हमें क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स यानी कि हैलाइड्स के बारे में। तो मेनली हमारा डिस्कशन पॉइंट जो चलेगा वो हैलाइड्स के बारे में चलेगा। पर ऐसा नहीं कि हम सब हर बार हैलाइड्स के बारे में ही बातें करेंगे। हम यहाँ पर अलग अलग प्रकार से अम्लों के बारे में, जो आपने अम्ल सीखे थे बेटा ऑक्सी अम्ल में, वहां पर उनका जल अपघटन किस प्रकार से होता है, वह कैसे अभिक्रिया दर्शाते हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। अधातु के बारे में भी देखेंगे और धातु के किस प्रकार से क्लोराइड वगैरह कैसे दर्शाते हैं अभिक्रिया, उनके बारे में भी देखेंगे। पर जो मेन हमारा डिस्कशन वाला पॉइंट होता है बेटा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हैलाइड्स के बारे में डिस्कसन करते हैं कि हैलाइड्स से किस प्रकार से जल अपघटन होगा और इस प्रकार से हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा जल अपघटन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं जल अपघटन होता क्या है बेटा। सहसंयोजक यौगिक की जल से अभिक्रिया को जल अपघटन कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, सहसंयोजक यौगिक की जल से अभिक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, जल अपघटन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें बेटा, यहाँ पर शर्त क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, क्या क्या कंडीशन, हमें कैसे पता पड़ेगा कि कब इसका जल अपघटन होगा या नहीं होगा। तो एक परमाणु के पास में रिक्त कक्षक, ध्यान दीजिएगा बेटा, रिक्त कक्षक होना चाहिए तथा धनात्मक आवेश होना चाहिए। धनात्मक आवेश क्यों होना चाहिए और रिक्त कक्षक क्यों होना चाहिए, अभी आपको अभिक्रिया बताएंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। अभी आप कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या है, शर्त क्या है इसकी, कि परमाणु के पास में जहां पर आपको यह अभिक्रिया करवानी है वहां पर रिक्त कक्षक होना चाहिए तथा धनात्मक आवेश होना चाहिए, तब जाकर वहां पर क्या हो सकता है, जल अपघटन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, SN2 क्रियाविधि होती है। अब ये बात समझे बेटा, आप समझे बेटा, बेसिकली जल अपघटन में क्या होता है बेटा, एक रिएक्शन होती है बाय SN2 मैकेनिज्म। अब SN2 SN1 के बारे में शायद आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुना होगा, तो बेटा उस पॉइंट को आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहने दीजिए, वहीं पर मैक्सिमम काम आता है। यहां पर जो हम मेनली बात करेंगे वो SN2 क्रियाविधि के थ्रू करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहां पर SN1 से नहीं हो सकता, पर हमारे सिलेबस में जो है वो SN2 क्रियाविधि के थ्रू होने वाले यौगिक हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब SN2 का मतलब क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर। मतलब यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, एक नाभिक प्रेमी आएगा। नाभिक प्रेमी कौन होगा बेटा, वाटर, क्योंकि वाटर में आप जानते हैं ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो जिस प्रजाति के पास लोन पेयर होता है वह नाभिक प्रेमी है, तो बेटा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। और सब्स्टिट्यूशन होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगी। SN2 का मतलब क्या बेटा, दो मॉलिक्यूल होंगे, जब एक मॉलिक्यूल इधर से अटैच होगा तो एक बॉन्ड इधर से बनेगा, तो एक बॉन्ड यहां से वीक होएगा। ये बातें आप सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं, तो उन सब बातों में डीप में मैं नहीं जाता हूं। आपको बस यहां पर ये बात याद रखनी है कि ये यहां पर प्रक्रम जो होगा वह SN2 मैकेनिज्म के द्वारा दर्शाया जाएगा। तो बेटा यहां पर प्रोसेस क्या है, SN2 क्रियाविधि वाली प्रोसेस है। अब होती किस तरीके से और क्यों यहां पर कक्षक चाहिए और क्यों धनात्मक आवेश चाहिए, इसको मैं आपको समझाता हूं। लाइक एन एग्जांपल, देखिए बेटा, एग्जाम्पल की बात करें BCl3, अगर मैं BCl3 अणु की वाटर से अभिक्रिया करता हूं तब क्या होगा, समझेगा बेटा। तो पहली बात तो आप ये बात समझे कि BCl3 जो अणु है हमारे पास में, ये हमें अभिक्रिया अभी आपको अभिक्रिया बताएंगे। BCl3 अणु जो है ये कैसा यौगिक है बेटा, सहसंयोजक। क्यों, क्योंकि बोरोन भी अधातु है, क्लोरीन भी अधातु है, और आपको पता है कि बेटा अधातु के यौगिक कैसे होते हैं, सहसंयोजक होते हैं। तो बेटा सहसंयोजक यौगिक की जल से अभिक्रिया करेंगे तो हमने क्या बोला, इसको जल अपघटन। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि अभिक्रिया होगी कैसे, तो अब हमको यहां पर देखना पड़ेगा। देखिए BCl3 जब जल से अभिक्रिया करेगा तो पहले मुझे BCl3 संरचना देखना पड़ेगा। BCl3 की संरचना में आप ये बात देख सकते हैं कि बोरोन जो तत्व है
उसका अष्टक पूर्ण नहीं हुआ, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, डेफिनेटली रिक्त कक्षक होगा। रिक्त कक्षक को मैं ऐसे बॉक्स के फॉर्म में यहां पर बता रहा हूं, ऐसे ये बेटा बॉक्स होगा, रिक्त कक्षक होगा, बोरोन का रिक्त कक्षक हो गया, ठीक। जिसके बाद रिक्त कक्षक होता है वह बाहर से किसी का लोन पेयर को लेने की टेंडेंसी रखता है। तो बाहर से किसी का लोन पेयर ऐसे एक्सेप्ट कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, वाटर की यदि बात करी जाए तो बेटा आप ये बात देखिए कि वाटर के पास में यहां पर दो ऑप्शन है, क्लोरीन के पास भी रिक्त कक्षक होगा, बोरोन के पास रिक्त कक्षक होगा। बोरोन का रिक्त कक्षक आपको बात समझ आ गई, बोरोन का संकलन sp2 है। बोरोन का संकलन क्या है बेटा, यहां पर sp2 संकलन लोन पेयर है, रिक्त कक्षक है इसके पास, पर क्लोरीन के पास भी रिक्त कक्षक होगा। तो अटैक कहां पर करेगा, वाटर को अटैक करना है, क्यों अटैक क्यों करना, लोन पेयर है। तो बेटा आपको देखना पड़ेगा कि किस बॉन्ड में पॉजिटिव चार्ज किस पर आ रहा है। चूंकि यहां पर विद्युत ऋणता बोरोन की कम है क्लोरीन के मुकाबले में, इसका मतलब क्लोरीन पर यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा और बोरोन पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो भले ही क्लोरीन के पास में रिक्त कक्षक उपस्थित है, ध्यान दीजिएगा, भले ही क्लोरीन के पास में रिक्त कक्षक उपस्थित है, परंतु क्लोरीन के ऊपर यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा और वाटर में लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज का होना भी जरूरी है। तो अब आपको बात समझाएगी बेटा कि क्यों यहां पर धनात्मक आवेश भी होना चाहिए और रिक्त कक्षक भी होना चाहिए। तो रिक्त कक्षक जहां है वो है बोरोन, और साथ ही यहां पर इसकी विद्युत ऋणता कम है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, इसलिए अब क्या करेगा बेटा, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बोरोन पर अटैक करेगा। तो जब यहां पर अटैक करेगा तो बेटा ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक प्रेमी है, ये नाभिक स्नेही की तरह कार्य करेगा। तो नाभिक स्नेही जब इस पर ऐसे अटैक करेगा तो अटैक करने पर क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन के थ्रू यहां पर क्या करेगा, एक बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर जो यौगिक बनेगा तो बेटा ये क्या है हमारे पास में, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम अभिकर्मक, क्या बोलते हैं इसको हम, अभिकर्मक। ये होगा बेटा हमारा अभिकर्मक। अभिकर्मक का मतलब जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये हो गया हमारे पास अभिकर्मक। कौन, BCl3। जब BCl3 के साथ में H2O जुड़ गया तब संरचना बन जाएगी कुछ इस प्रकार से। अब जब ये संरचना बनेगी तो H2O में क्या बेटा, लोन पेयर है, तो संरचना कैसी बनेगी, देखिए आप इस तरह से देख सकते हैं बेटा, ये रहा हमारे पास बोरोन, इसके पास में क्लोरीन, एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये, और यहां पर बेटा ऐसा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा किसके हाथ में, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा किसके हाथ में बेटा, H2O के साथ में। ये H2O को मैं इस प्रकार से यहां पर बता रहा हूं, ये यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही क्यों बनेगा, क्योंकि आप देखते हैं ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, वहां पर लोन पेयर भी है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की यहां पर कंडीशन बन सकती है। जब ये हमारे पास संरचना बन गई है तो ये जो संरचना बनी है बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरमीडिएट स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, इंटरमीडिएट स्टेट या फिर ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, जिसको कि हिंदी में संक्रमण अवस्था कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, संक्रमण अवस्था कह सकते हैं। तो ये हमारे पास में संक्रमण अवस्था वाला एक यौगिक बन गया। अब संक्रमण अवस्था वाला यौगिक जो होता है इसका स्थायित्व काफी कम होता है, क्योंकि जब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है तो वो अपना लोन पेयर दे रहा है। तो बेटा यहां पर क्या होता है, क्लोरीन जो होता है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह कार्य करता है। ये बेटा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी बातें सीख करके आते हैं कि हेलोजेंस जो होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, एक अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह कार्य करते हैं। इनके आयंस, हैलाइड आयन जो होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह कार्य करते हैं। लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होगा, यहां से जाएगा। तो अब क्या होगा बेटा, जब यहां पर बंद बनेगा तो क्लोरीन क्या करेगा बेटा, यहां से टूटना शुरू होगा। क्लोरीन यहां से टूटना शुरू होगा तो क्लोरीन जाएगा बेटा यहां से इस प्रकार से, और यहां से एक H जाएगा इस प्रकार से। तो यहां पर क्या होता है बेटा कि ये आया आपके पास में एक मॉलिक्यूल, यहां से एक बंद टूटेगा, यहां से एक बंद टूटेगा। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि एक आएगा दूसरा जाएगा। जैसे फुटबॉल में होता है बेटा, फुटबॉल में आपने देखा होगा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट फिल्टर का मतलब क्या होता है, एक फिल्टर आएगा तो दूसरा वाला फिल्टर जो है वो चला जाएगा। तो यहां पर भी यही हो रहा है कि H2O आ रहा है तो OH जुड़ जाएगा और यहां से Cl और H2 होंगे वो बाहर की ओर ऐसे चले जाएंगे। तो जब यहां पर अभिक्रिया होगी तो कैसे बताएंगे बेटा, उसको हम देखिए समझे यहां पर इस प्रकार से। तो जब यहां पर हमारे पास यौगिक बना, ये क्या कहलाएगा बेटा, हमारे पास संक्रमण अवस्था वाला यौगिक बना। अब क्या होगा, इसका एक H और इसका Cl माइनस ये चला जाएगा। तो Cl माइनस चला गया, एक H प्लस चला गया, H प्लस चला गया, Cl माइनस चला गया, क्या बन गया बेटा, HCl। ऐसे ही HCl चला गया। अब क्या होगा, B के पास में एक ऐसे H2O जोड़ करके ये OH बन गया। तो ये OH आ गया, ये Cl और ये Cl चला गया। अल्टीमेटली हमारे पास में क्या यौगिक बना, जब BCl3 H2O से अभिक्रिया बनी तो ये बना बेटा हमारे पास में B के साथ में OH एक तो लगा रहेगा और 2 Cl लगे रहेंगे, ये अभिक्रिया होगी। अब अगला सवाल ये बनता है कि क्या इसमें और अभी अभिक्रिया कर सकती है, क्या इसमें अभी और H2O अटैक कर सकता है? डेफिनेटली अटैक कर सकता है, क्योंकि यहां पर अभी भी 2 क्लोरीन बचे हुए हैं जो कि अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह कार्य करेंगे। तो जब अगला H2O अटैक करेगा, फिर Cl हटेगा, फिर सेम टू सेम अभिक्रिया होगी, तो अल्टीमेटली हमारे पास जब हम इसके दोबारा H2O से अभिक्रिया करेंगे, जब दोबारा H2O से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास में, ये बनेगा B के साथ में OH का होल 2 और Cl बनेगा, और एक और HCl बाहर चला जाएगा। और अगर हम इसकी एक और बार अभिक्रिया करते हैं H2O के साथ में, तब अल्टीमेटली लास्ट वाला Cl भी हट जाएगा और क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास में BOH का होल थ्राइस बन करके ऐसे एक और HCl बाहर चला जाएगा। तो यदि मैं इस पूरी अभिक्रिया की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं बेटा अल्टीमेटली लास्ट में क्या हुआ कि मैंने 2 वाटर मॉलिक्यूल और दिए, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल और दिए तो 2 HCl और बाहर चले गए, तो तीनों स्थान पर क्या आ गया बेटा हमारे पास में OH 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 आ गए।
तो यदि मैं इस पूरी अभिक्रिया को एक साथ लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं, यदि मैं ऐसे लिखता हूं बेटा BCl3 है, तो बेटा BCl3 ने कितने वाटर मॉलिक्यूल लिए, 3 वाटर मॉलिक्यूल। 3 वाटर मॉलिक्यूल क्यों लिए, क्योंकि यहां पर 3 ही Cl थे, तो 3 Cl थे, 3 वाटर मॉलिक्यूल थे। जब ये रिएक्शन हुआ यहां पर तो क्या बना हमारे पास में, B के बगल में 3 OH आ गए, ये बन गया बेटा हमारे पास में B का OH होल थ्राइस, इसको बोलते हैं बेटा बोरिक एसिड, और साथ में यहां पर क्या बन गया बेटा 3 HCl बनकर के रिएक्शन तैयार हो। तो ये जो अभिक्रिया है इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, क्योंकि जल से अभिक्रिया करके कुछ नए प्रकार के यौगिक का निर्माण हो गया। तो बेटा BCl3 हुआ, सेम टू सेम BBr3 भी कर सकता है, Bi3 भी कर सकता है। कंडीशन मेरे हिसाब से आपको बातें सारी समझ में आ चुकी है कि किस प्रकार से अभिक्रिया करती है, क्यों हम इसको SN2 रिएक्शन बोलते हैं, क्या क्या उत्पाद बनते हैं बेटा देखें। अब अगला सवाल आपसे यह बात पूछ सकता है इसके अंदर कि जो हमारे पास में ये जो अभिकर्मक है और संकरण अवस्था है, क्या यहां पर केंद्रीय परमाणु के संकरण में कुछ परिवर्तन आया है या नहीं आया। तो आप देख सकते हैं बेटा यहां पर बोरोन का संकरण क्या है बेटा, क्या संकरण बेटा बोरोन का, यहां पर sp2, क्या संकरण बेटा sp2 संकरण। यदि मैं आपसे पूछूं कि यहां पर क्या संकरण बेटा बोरोन का, तो आप देखो 1 2 3 4 4 बन रहा था sp3, इसका मतलब यहां पर sp2 से क्या हो गया बेटा sp3 हो गया। दूसरी बात, यहां पर कोई भी यौगिक होगा जब वो जल से ऐसे अभिक्रिया करेगा तो डेफिनेटली एक नया बॉन्ड बनाएगा ही बनेगा, और अगर नया एक बॉन्ड बनेगा तो वो बॉन्ड कैसा बनेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब संकरण हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इससे आपने क्या बात सीखी, आपने ये बात सीखी जब भी कभी हम किसी अभिकर्मक की जल से अभिक्रिया करवाएंगे इस प्रकार से, तब संक्रमण अवस्था में संकरण 1 से हमेशा बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए यदि ये sp2 है तो क्या हो गया बेटा sp3, अगर ये sp3 होता तो ये क्या बन जाता, sp3d बन जाता। यदि sp3d होता तभी क्या बन जाता बेटा, sp3d2 बन जाता। यदि यह sp होता तभी क्या बन जाता बेटा, sp2 बन जाता। तो आपको ये बात याद रख के चलनी है कि हमेशा जब भी कभी जल अपघटन होगा तो अभिकर्मक में जो संकरण होगा उससे एक अधिक संकरण कहां पर पाया जाएगा बेटा, यहां पर संक्रमण अवस्था वाले सेंटर में पाया जाएगा। और यही बहुत बड़ा पॉइंट होगा डिसाइड करने में कि कहां पर कोई रिएक्शन हो सकती है या फिर कहां पर कोई रिएक्शन नहीं हो सकती। मसलन फॉर एग्जाम्पल समझिएगा बेटा, यदि यहां बोरोन का संकरण sp3 हो जाता, ध्यान दीजिएगा, यदि बोरोन का संकरण sp3 हो जाता तो क्या बोरोन आगे ऐसे रिएक्शन शो कर सकता था, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि बोरोन अधिकतम sp3 शो कर सकता है, क्योंकि बोरोन sp3d नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाद d है ही नहीं। तो यदि कोई तत्व ऐसा मिल जाता है जिसके पास में रिक्त कक्षक नहीं है तो वो आगे ऐसे अभिक्रिया दर्शा नहीं सकता। तो यहां पर आपके पास में एक और कैटेगरी बन जाएगी सवालों की, जहां पर आपसे पूछ सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि इसका जल अपघटन होगा या नहीं होगा। तब आपको दिमाग में यह बात रख के चलनी पड़ेगी कि रिक्त कक्षक का होना कितना अनिवार्य है। तो रिक्त कक्षक का होना कितना अनिवार्य है, इसके आधार पर क्या क्या सवाल बनते हैं, अभी हम सबको एक एक करके बात समझेंगे। बात आपको समझाई बेटा कि जिसके अंदर सहसंयोजक लक्षण अधिक होंगे वहां पर अधिक मात्रा के अंदर क्या होगा बेटा, जल अपघटन होगा, और जहां पर आयनिक लक्षण अधिक होंगे वहां पर जल अपघटन ना होकर के जल योजन की प्रक्रिया दर्शाई जाएगी। तो इस प्रकार इसको इस प्रकार समझा सकता है बेटा कि जैसे संयोजक गुण बढ़ते हैं वैसे वैसे जल अपघटन की मात्रा बढ़ती है, और जैसे जैसे आयनिक गुण बढ़ते हैं वैसे वैसे जल अपघटन की मात्रा घटती है। ये जनरल कॉन्सेप्ट होता है बेटा किसका, जल अपघटन का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें बेटा क्या है, संक्रमण अवस्था में संक्रमण, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं मैं कि अभिकर्मक से संक्रमण अवस्था में संकरण जो होगा वो 1 से बढ़ जाएगा। यानी कि यदि ऐसे sp हुआ तो sp2 हो जाएगा, sp2 हुआ तो sp3 हो जाएगा, sp3 हुआ तो बेटा क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। अब इसके बेस पर क्या क्या मेन बातें बनती है देखे बेटा समझे। कोऑर्डिनेशन नंबर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया बेटा हमारे पास में, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, पहली बात तो ये बात समझे। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत सीख करके आते हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर, पर मैं वहां पर यहां पर आपसे उसके बारे में बात नहीं करूंगा। हमको किस तरह से अप्लाई करना है बेटा उस बात को समझें। कोऑर्डिनेशन नंबर किसी तत्व का जो होता है वो डिफाइंड होता है, एक नंबर फिक्स होता है, और वो मेनली उसके आवर्त संख्या के हिसाब से फिक्स होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि किसी परमाणु के बगल में कितने पार्श्व परमाणु अधिकतम संख्या में आ सकते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताया जाता है। क्या होता है तो बेटा कि किसी केंद्रीय परमाणु के बगल में अधिकतम कितने पार्श्व परमाणु आ सकते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताया जाता है। मतलब यह हो गया कि हर तत्व के लिए एक निश्चित संख्या में ही पार्श्व परमाणु बगल में आ सकते हैं, उससे और अधिक बगल में परमाणु नहीं आ सकते। ये हमको यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो पहले तो बात करते हैं यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर को अप्लाई कैसे करना होता है। देखिए बेटा यहां पर बात करेंगे हम आवर्त संख्या के हिसाब से कि तत्व होगा हमारे पास कुछ, उसकी कुछ आवर्त संख्या होगी, और आवर्त संख्या के हिसाब से हमारे पास बेटा यहां पर होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको कि मैं CN के नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। आवर्त संख्या यदि 2 है हमारे पास में तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा हमारे पास में 4। क्या होता है बेटा 4 होता है। आवर्त संख्या यदि हमारे पास में 3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा उसके पास में 6 होता है। आवर्त संख्या यदि हमारे पास में 4 है तो भी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा 6 होता है।
आवर्त संख्या यदि हमारे पास में 5 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका क्या होता है बेटा 8 होता है, और इसके आगे आप 6 वाले का बताएंगे तो 6 वाले का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा 8 ही होता है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं। तो बेटा ये कुछ जनरल तरीका होता है, वैसे मेनली आपसे यहां तक की बातें नहीं पूछी जाएगी, यहां तक की बातें ही पूछी जाएंगी, तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, अप्लाई कैसे करना है पहले मैं आपको समझाता हूं। तो कॉन्सेप्ट समझना है बेटा आपको कि आवर्त संख्या के हिसाब से क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर डिफाइंड होगा। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, मतलब ये है यदि कोई तत्व हमें द्वितीय आवर्त का मिलता है तो उसके बगल में अधिकतम 4 ही तत्व आ सकते हैं। क्या बोला मैंने, यदि कोई तत्व हमें द्वितीय आवर्त का मिलता है तो उसके बगल में अधिकतम 4 ही तत्व आ सकते हैं, और जब उसके बगल में यदि अधिकतम 4 ही तत्व आ सकते हैं तो वो कोई नया तत्व को जोड़ नहीं सकता, और नए तत्व को जोड़ नहीं सकता तो अगर हम जल अपघटन से उसको जोड़ें तो यदि कोई तत्व द्वितीय आवर्त का है और ऑलरेडी उसका बगल में 4 तत्व आ चुके हैं तब वह H2O से अभिक्रिया करेगा ही नहीं, क्योंकि वो उससे जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट हो चुका है। सिमिलरली यदि कोई तत्व हमारे पास में तृतीय आवर्त का है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब यह है कि यदि कोई तत्व तृतीय आवर्त का है और उसके बगल में ऑलरेडी 6 तत्व आ चुके हैं तो वह और अधिक अभिक्रिया नहीं कर सकता है, वह किसी और के साथ अटैच नहीं हो सकता, मतलब वहां पर उसका जल अपघटन नहीं हो सकता। जैसे कि मैं आपसे बात पूछूंगी, बताइए कि क्या हमारे पास में यौगिक आया CF4, क्या ये और अधिक अभिक्रिया कर सकता है? अगर मैं इसके H2O से अभिक्रिया करना चाहूं तो क्या अभिक्रिया करेगा? तो आप साफ मना कर देंगे, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर केंद्रीय परमाणु है कार्बन, जिसके बगल में अधिकतम कितने परमाणु आ सकते हैं? 4, जो कि आ चुके हैं, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। इसका मतलब ये आगे जल से अभिक्रिया करेगा ही नहीं, और जब जल से अभिक्रिया करेगा ही नहीं, इसका मतलब यहां पर क्या है, यहां पर कुछ भी उत्पाद नहीं बनेगा। सो नो रिएक्शन, क्रॉस करके हम छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे यौगिक बोलता हूं कि क्या एक यौगिक आया हमारे पास में SiCl4, अगर मैं इसके H2O से अभिक्रिया करता हूं तो क्या ये जल अपघटन दर्शा सकता है? तो जी हां, ये दर्शा सकता है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन के बाद रिक्त कक्षक भी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट नहीं हुआ है। सिलिकॉन एक तृतीय आवर्त का तत्व है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, अभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये 4 ही बंद बना रहा है, मतलब ये 2 बंद और बनाने की क्षमता रखता है। इसका मतलब इसका जल अपघटन डेफिनेटली हो सकता है। जी हां, डेफिनेटली इसका जल अपघटन हो सकता है। पर अगर मान लीजिए मैं आपसे बात पूछता कि क्या SF6 का जल अपघटन हम बता सकते हैं, क्या इसका जल अपघटन हो सकता है, तो क्या बताएंगे बेटा आप? क्या हो सकता है या नहीं हो सकता? तो बेटा डेफिनेटली हो सकता है। और क्यों हो सकता है? क्यों? तो क्यों नहीं हो सकता बेटा, क्यों समझे? क्योंकि सल्फर की बात करें हम तो सल्फर का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। सल्फर तृतीय आवर्त तत्व है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है जो कि कंप्लीट हो चुका है, ये आगे बंद नहीं बना सकता, और आगे बंद नहीं बनाएगा तो चाहे एक वाटर मॉलिक्यूल ले आओ, चाहे लाखों वाटर मॉलिक्यूल ले आओ, ये रिएक्शन करने से रहा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा, तो यहां पर बोलेंगे इसका जल अपघटन नहीं हो सकता है। तो बेटा इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट आपके सवालों को हल करने में मदद करेगा कि किसका जल अपघटन हो सकता है और किसका जल अपघटन नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब इस नंबर को आप कैसे याद रखेंगे बेटा, आप देखें तो नंबर कैसे याद रखना बेटा आपको, यहां देखो 2, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, और ये 6 है, और ये 8 है, ये 8 है। अब दिमाग में कैसे लेके चलना है मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूं, ऐसे समझेंगे आप। ये 2, ये 4, तो बेटा फोन नंबर होता है एक, फोन नंबर याद रख लो, ये आपको 246688। ये फोन नंबर अगर आपको याद रहेगा तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो बेटा 246688 का मतलब क्या है कि 2 का होता है 4, इसके बाद H चलेगा, तो 2 का होता है 4, तो अगला क्या होगा 6, फिर 6, फिर 88 ऐसे। तो 2 का होता है 4 तो ऑटोमेटिक 6 किसका हो गया, थर्ड का हो गया, फिर 6 किसका हो गया, फोर्थ का हो गया, फिर 8 किसका हो गया बेटा, 5 का हो गया, फिर 8 किसका हो गया बेटा, 6 का हो गया। ये एक तरीका है याद रखने का। इस तरीके से अगर आप 2-3 बार इसको बोलेंगे 246688 246688, तो आप भूलेंगे नहीं, और क्वेश्चन में आप सवाल भी बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो तरीका होगा बेटा इसको याद रखने का। और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि किसी केंद्रीय परमाणु के बगल में कितने अधिकतम पार्श्व परमाणु आ सकते हैं, वो उसकी अधिकतम संख्या जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है, और ये प्रत्येक तत्व के लिए फिक्स होता है। अब इसके आधार पर और क्या क्या बातें हम बता सकते हैं, आइए देखते हैं बेटा इसको क्वेश्चंस के फॉर्म में। देखिए जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया था बेटा कि जल अपघटन की मात्रा जो होती है वो समानुपाती होती है बेटा किसके, सहसंयोजक गुण के। जिसके अंदर सहसंयोजक लक्षण अधिक होंगे वहां पर ही ज्यादा मात्रा बताई जाएगी बेटा किसकी, जल अपघटन की। अब यदि हम किसी वर्ग की बात करते हैं तो बेटा आपको पता है बात कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, आपको पता है बेटा किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर लगातार धात्विक गुण बढ़ते हैं। ये पता है बात बेटा आपको कि लगातार धात्विक गुण बढ़ते हैं, और धात्विक गुण बढ़ने का भी आपको रीजन पता है, क्योंकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर लगातार आईपी का मान घटता है। तो आईपी का मान घटने पर लगातार धात्विक गुण बढ़ेगा, और धात्विक गुण बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर आयनिक लक्षण बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे बेटा,
आयनिक लक्षण बढ़ते हैं। तो यहां पर यदि आयनिक लक्षण बढ़ेंगे तो जिसके आयनिक लक्षण बढ़ेंगे वहां पर जो जल अपघटन होगा हमारे पास उसकी मात्रा घटेगी। तो जल अपघटन की मात्रा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे लगातार घटती ही घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि वहां पर लगातार धात्विक लक्षण बढ़ते हैं जिससे आयनिक लक्षण बढ़ेंगे। इस बात को आपको याद रखकर चलना है। दूसरी बात, किसी आवर्त में यदि बात करते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल आया, तो बेटा देखो NaCl, MgCl2, HCl3, SiCl4 आवर्त में बांचते जाएंगे तो लगातार क्या होगा बेटा? सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे। ये बात आप सीख कर केमिकल बॉन्डिंग में कि लेफ्ट राइट जाने पर अधात्विक गुण बढ़ते हैं, सहसंयोजक लक्षण बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है बेटा? यहां पर इसका जल अपघटन की मात्रा लगातार बढ़ेगी। तो आप ये बात देख सकते हैं, यहां पर क्रम इस प्रकार आया है। अगला देखो बेटा, BF3 BCl3 BBr3 BI3, इसके अंदर भी क्या हो रहा है बेटा? सेम टू सेम सहसंयोजक लक्षण बढ़ रहे हैं। सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे बेटा, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन F- से बड़ा Cl-, उससे बड़ा Br-, उससे बड़ा I-, लगातार ऋणायन का आकार बढ़ रहा है। इसका मतलब वहां पर सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे। क्योंकि आपको बात सीख करके आए थे बेटा ध्रुवण के अंदर कि जब ऋणायन का आकार बढ़ता है तब सहसंयोजक लक्षण बढ़ते हैं। तो यहां पर लगातार ऋणायन का आकार बढ़ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है बेटा? यहां पर सहसंयोजक लक्षण बढ़ते हुए आपको प्रतीत हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, LiCl, BCl2, BCl3 और CCl4। अब LiCl से अधिक होगा BCl2 में, उससे अधिक होगा BCl3 में। क्यों? क्योंकि आवर्त में जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लगातार आवेश बढ़ेगा तो ध्रुवण बढ़ेगा, ध्रुवण बढ़ेगा तो सहसंयोजक बढ़ेगा। इसका मतलब यहां पर क्या बता सकते हैं हम? लगातार क्या होगा बेटा? यहां पर जल अपघटन की मात्रा बढ़ेगी। पर यहां पर CCl4 में हमने कोई एरो नहीं बताया। क्यों? क्योंकि अभी अभी हम सीख कर क्या है कि CCl4 का जल अपघटन तो हो नहीं सकता। और क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पर कोई रिक्त कक्षक नहीं है। तो बेटा यहां पर रिक्त कक्षक ही नहीं है, कोई रिक्त कक्षक नहीं है। जब कोई रिक्त कक्षक नहीं है तो यहां जल अपघटन नहीं हो सकता। यह बात हम कोऑर्डिनेशन नंबर में अभी भी सीख करके आए थे कि चूंकि कार्बन के बगल में अधिकतम 4 परमाणु आ सकते हैं, जो कि आ चुके हैं, तो और अधिक जल से योजन नहीं कर सकता, अर्थात जल अपघटन इसका नहीं हो सकता। तो CCl4 जल अपघटन नहीं हो सकता। क्यों? रिक्त कक्षक की अनुपस्थिति होने कारण, या फिर ये होता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट हो चुका है, इस वजह से यहां पर नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए बेटा, तो आपको बात समझ आ गई। नेक्स्ट देखिए बेटा, SF6 और SCF6। अब बेटा बताओ SF6 और SCF6 में किसका जल अपघटन होगा, किसका नहीं होगा? तो क्या SF का जल अपघटन होगा? नहीं हो सकता। क्यों? SF का जल अपघटन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, यहां पर रिक्त कक्षक नहीं है, यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट हो चुका है। कोऑर्डिनेशन नंबर सल्फर का 6 ही हो सकता है, इसका मतलब इसका जल अपघटन यहां पर नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहां पर हम बताएं NCl3 PCl3 ASCl3 SbCl3 BiCl3। तो बेटा NCl3 PCl3 ASCl3 SbCl3 BiCl3 में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, लगातार बेटा घट क्यों रहा है? क्योंकि मैंने आपको क्या बात समझाई बेटा? देखो आप यहां पर यदि हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो लगातार धात्विक गुण बढ़ेंगे, धात्विक गुण बढ़ेंगे तो आयनिक गुण लगातार बढ़ेंगे, और आयनिक गुण बढ़ेंगे तो लगातार जल अपघटन की मात्रा घटेगी। क्यों? क्योंकि सहसंयोजक घटेंगे। तो आप देख सकते हैं बेटा, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर लगातार क्या हो रहा है बेटा? यहां पर जल अपघटन की मात्रा घटती चली जा रही है। क्यों घटती चली जा रही है? क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर लगातार आयनिक लक्षण बढ़ेंगे। तो आयनिक लक्षण बढ़ने पर क्या होगा बेटा? सहसंयोजक की मात्रा घटेगी, और इसी प्रकार से यहां पर जल अपघटन की मात्रा भी घटती हुई बताई जाएगी। तो बेटा हमने यहां पर देखा किसका जल अपघटन हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, इन सब बातों के बारे में हमने देखा, और भी हम बहुत सारी बातें यहां पर इसके बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करें बेटा हम यहां पर कुछ सहसंयोजक अणु का जल अपघटन, जैसे कि BCl3 बारे में बेटा हमने देखा। BCl3 अभिक्रिया हमने जल से करी बेटा, BOH होल प्लस HCl बना। इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? भवेत ध्रुम। ये बेटा भवेत ध्रुम होता है, इसको याद रख के चलना है आपको कि HCl के वेपर्स जो होते हैं इसको भवेत ध्रुम के नाम से जाना जाता है। अब ये जो हमारे पास में अभिक्रिया बनी, इस अभिक्रिया को हम कैसे समझेंगे? तो देखो बेटा, एग्जाम में आपके पास में बहुत तरीके के सवाल आएंगे कि इसका जल अपघटन करके बताइए क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो एक तरीका तो ये कि आप मैकेनिज्म से करें, जो आपको समझा चुके हैं, SN2 मैकेनिज्म है, SN2 क्रिया विधि है। दूसरा तरीका है बेटा जुगाड़ मेथड। अब जुगाड़ मेथड आप क्या करेंगे बेटा? सुनिए मेरी बात ध्यान से। मैक्सिमम केस में, इनफैक्ट एक या दो केस को छोड़कर ही, इनफैक्ट एक ही केस को मेनली छोड़कर ही, बाकी सभी के सभी केस के अंदर आप ये बात देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम पे वाटर जो होगा वो केंद्रीय परमाणु पर ही अटैक करेगा। क्या बोला मैंने? वाटर जो होगा वो केंद्रीय परमाणु पर ही अटैक करेगा, और जहां पर वाटर अटैक करता है वहां पर आप OH जोड़ देंगे और दूसरे परमाणु के साथ आप H को जोड़ देंगे। क्या बोला बेटा मैंने? कि 99% केस के अंदर, सिर्फ एक केस को छोड़ करके बाकी सभी केस के अंदर, अभी वो एक केस भी क्या होगा आपको बताएंगे, बाकी सभी केस के अंदर केंद्रीय परमाणु पर अटैक करेगा वाटर। जहां वाटर अटैक करेगा वहां आप OH को जोड़ेंगे और दूसरे परमाणु पर आप H को जोड़ करके उसको साइड में अलग कर देंगे। मतलब क्या है बेटा? आप देखें, जैसे कि BCl3 प्लस H2O है, तो मैंने क्या बोला बेटा आपको? केंद्रीय परमाणु को कौन जोड़ेगा? OH। केंद्रीय परमाणु पर कौन को जोड़ा मैंने? OH को। B के साथ बगल में लगा दिया बेटा OH, और दूसरे के साथ में क्या जोड़ दूंगा बेटा? मैं H को जोड़ दूंगा। तो इस प्रकार से HCl बनकर के बाहर हो जाएगा। और आसान करे बेटा, इसको समझने के लिए क्या करेंगे? तो जुगाड़ मेथड क्या बोलता है हमारा? तो जुगाड़ मेथड हमारा ये बात बोलता है कि हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे समझने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए क्या करेंगे
तोड़ के देखो बेटा इसको तोड़ेंगे ऐसे, बी के ऊपर +3। मैं बता रहा हूं बेटा दोबारा समझने के लिए करना है ऐसा, ये कॉन्सेप्ट नहीं है पर आंसर आने के लिए हमेशा कर रहे हैं। तो B+3 और ये Cl माइनस, H2O को तोड़ लिया हमने दिमाग में, H के ऊपर प्लस और OH के ऊपर माइनस। अब क्या करेंगे बेटा, ये नेगेटिव भेजेंगे इस पॉजिटिव के पास और नेगेटिव भेजेंगे पॉजिटिव के पास। मेरे हिसाब से आपको बात समझ आ रही होगी कैसे हम अभिक्रिया करके बताएंगे। तो बेटा B+3 है, OH तो +3 के बगल में कितने OH, 3, तो देखो बेटा B के बगल में 3 OH लगा दिए। अब देखो बेटा H2O है हमारे पास में तो H है, अब B+3 के बगल में आपको कितने OH चाहिए, 3, तो आपको 3 वाटर चाहिए होंगे और 3 वाटर का मतलब आपको 3 H+ मिलेंगे, तो 3 Cl यहां से मिल जाएंगे, तो HCl करके रिएक्शन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी। तो बात यहां पर ये है कि अगर आपको रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आती है तो आप जुगाड़ मेथड से ऐसे अप्लाई करके बता सकते हैं। ये जो होगा बेटा हमारे पास में, ये एक लुईस अम्ल लुईस एसिड की तरह वर्क करेगा और ये हमारे पास में किसी लुईस क्षार लुईस बेस की तरह वर्क करेगा, ऐसे बता सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बेटा, जैसे कि हमारे पास अगली रिएक्शन आई। अच्छा, ये जो बेटा BOH होल्ड है इसको क्या बोलते हैं बेटा, H3BO3 बोलते हैं, जिसको कि ऑर्थोबोरिक अम्ल बोलते हैं। ये बात हम पहले ही देख करके आ चुके हैं ऑक्सी अम्ल में, इसके बारे में और स्टडी करेंगे जब हम बोरोन परिवार के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगली अभी क्या है बेटा, SiCl4 + 4H2। अब आपको इसको इस कॉन्सेप्ट से अप्लाई करके देख सकते हैं आप। क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है बेटा, हमको जुगाड़ लगाना है। हमारा जुगाड़ वाला मेथड क्या बोलता है, हमने ये बात सीखा है कि केंद्रीय परमाणु पर क्या होना चाहिए बेटा, केंद्रीय परमाणु पर वाटर अटैक करेगा तो हम तोड़ करके देखेंगे। सिलिकॉन पर क्या आवेश समझेंगे बेटा, हम सिलिकॉन पर समझेंगे हम +4 आवेश, Cl पर -1, H के ऊपर +1 कर देंगे, OH पर -1 कर देंगे। OH को भेजेंगे बेटा सिलिकॉन के पास में, सिलिकॉन +4 पे, और Cl को भेजेंगे बेटा कहां पर, H+ के पास में। तो बेटा देखो SI के बगल में OH4, SiOH4 बनेगा, प्लस साथ में HCl बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, भवेत ध्रुव बोलेंगे। वापस वाली बात है बेटा, HCl के वेपर को क्या बोलते हैं, भवेत ध्रुव बोलते हैं। तो बात समझ आ गई बेटा आपको। अब ये जो हमारे पास बेटा SiOH4 इसको बोलते हैं बेटा सिलिसिलिक अम्ल, सिलिसिक अम्ल बोलते हैं। इसको यदि आप चाहें तो घुमा करके ऐसे लिख सकते हैं, H4, H को ऐसे लिख सकते हैं बेटा H4SiO4, H4SiO4, इसको ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सिलिसिक अम्ल बोलते हैं। जैसे कार्बोनिक अम्ल होता है H2CO3, वैसे वजह सिलिकॉन का अम्ल क्या होगा बेटा, सिलिसिक अम्ल H4SiO4। काम की बात यहां पर यह है कि मैंने अभिक्रिया कैसे करी, आपको बात समझ आ गई। जुगाड़ में आपको समझ आ गया बेटा कैसे प्लस माइनस में अटैक करना है, किस तरह तोड़ना है। कि सामान्यतः केंद्रीय परमाणु पर अटैक होगा, जहां केंद्रीय परमाणु पर वाटर अटैक करेगा वहां OH जोड़ेंगे और दूसरे परमाणु पर हम उसको हटा करके वहां पर H को जोड़ करके ऐसे अभिक्रिया को पूरा करके बता सकते हैं। रिएक्शन बैलेंस आप आसानी से कर सकते हैं बेटा। देखिए SI के बगल में +4 है तो कितने OH आएंगे बेटा, यहाँ पर 4, और 4 OH के लिए आपको 4 वाटर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 4 वाटर लगा दी। ऑटोमेटिक रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ऑटोमेटिक रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। आप देख सकते हैं 4HCl में इस तरह से 4HCl और ये 4H+ SiOH के साथ में 4HCl बनकर के ऐसे बाहर हो जाएगा और रिएक्शन यहाँ पर 3HCl बनकर यहाँ पर बाहर हो जाएगा और ऐसे बनकर यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट होकर के बताई जा सकती है। नेक्स्ट देखिए बेटा अभिक्रिया आती है NCl3 की। अब ये वो अभिक्रिया है जिसमें मैंने आपको बात बताई थी वो अप्लाई नहीं होती है। मैंने आपको बताया था बेटा कि केवल एक रिएक्शन ऐसी है अपने पास में जिसमें केंद्रीय परमाणु पर अटैक नहीं होगा, पार्श्व परमाणु पर अटैक होगा, और वो रिएक्शन बेटा NCl3 रिएक्शन जल के साथ में। देखिए बेटा क्या है बात, NCl3 यदि बात करें तो NCl3 अगर आप जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होगा, तो सामान्यतः हम क्या करते हैं बेटा, केंद्रीय परमाणु पर हम क्या करते हैं OH को जोड़ देते हैं और पार्श्व परमाणु पर हम H को जोड़ देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हम ये बात मान करके चलते हैं कि केंद्रीय परमाणु जो है वह SN2 क्रियाविधि को फॉलो करने के लिए कंडीशन दे रहा है। जल अपघटन की कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन तो थी रिक्त कक्षक होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि वहां पर पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अब यदि आप नाइट्रोजन पर ध्यान दीजिए यहां पर NCl3 में, तो नाइट्रोजन का संकलन बेटा यहां पर ऑलरेडी sp3 हो चुका है, 1 2 3 4 इसके पास में स्टेरिक नंबर 4 हो चुका है। चूंकि नाइट्रोजन का संकलन यहां पर sp3 हो चुका है, ये अब अपनी अधिकतम सीमा में पहुंच चुका है, ये और अधिक संकलन नहीं कर सकता, ये अब किसी तत्व के साथ जुड़ करके अपनी संकलन अवस्था को बढ़ा नहीं सकता। तो चूंकि नाइट्रोजन के पास यहां पर रिक्त कक्षक नहीं है, तो भले ही वो केंद्रीय परमाणु होगा पर रिक्त कक्षक नहीं होने की वजह से वाटर वहां जा ही नहीं सकता, तो वाटर को अब कहां जाना पड़ेगा, दूसरे परमाणु पर। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है हमारे पास में जब वाटर केंद्रीय परमाणु पर अटैक ना करते हुए पार्श्व परमाणु पर साइड एटम पर अटैक करेगा। और हमने क्या सीखा था कि जहां वाटर अटैक करता है वहां पर OH जाता है और दूसरे परमाणु पर हम H को जोड़ देते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहां पर अप्लाई करेंगे। हमने ये बात सीख ली कि बेटा वाटर अब कहां पर अटैक करेगा, तो वाटर हमारा अटैक करेगा अब Cl पर, और चूंकि वाटर अब Cl पर अटैक करेगा तो बेटा वाटर जाएगा Cl मतलब H और Cl जाएगा, तो बेटा Cl और HO का मतलब HOCl बन जाएगा, ये HOCl हाइपोक्लोरस एसिड बन जाएगा, और H कहां जाएगा बेटा, नाइट्रोजन के पास। ऐसे अभिक्रिया करके बता देंगे हम कि नाइट्रोजन जो है हमारे पास, समझना की बेटा बात आपको, नाइट्रोजन जो है हमारे पास में वो होगा Cl होगा, H होगा, O होगा, तो Cl पर जाएगा OH क्योंकि वाटर अटैक कर रहा है Cl पर, और H कहां जाएगा बेटा, नाइट्रोजन पर। तो नाइट्रोजन के पास में जाएंगे 3 हाइड्रोजन, NH3 बन जाएगा, और Cl के बगल में जाएगा एक OH, तो ऐसे HOCl बनकर के बाहर हो जाएगा।
तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा याद रख के चलना, क्योंकि ये एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर वाटर केंद्रीय परमाणु पर अटैक नहीं करता। और क्यों नहीं करता आपको बात समझ आ गई होगी, क्योंकि नाइट्रोजन पर कक्षक नहीं हो सकता इसलिए। अगली अभिक्रिया देखते हैं बेटा, PCl3 की अभिक्रिया बेटा जल से देखते हैं। अब PCl3 और NCl3 बिल्कुल भाई भाई हैं, पर अंतर क्या है कि फास्फोरस के पास में रिक्त कक्षक होगा, फास्फोरस रिक्त कक्षक होगा, डेफिनेटली होगा। 3D का तत्व है, थर्ड प्रकार का तत्व है, 3D होगा ही होगा। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बगल में 3 ही क्लोरीन लगे हुए। तो अब तो वाटर बेटा कहां अटैक करेगा, फास्फोरस पर ही अटैक करेगा। तो बेटा जब यहां पर फास्फोरस पर वाटर अटैक करेगा तो हमने क्या सीखा, हम तोड़ करके देखेंगे इसको। जब हम इसको तोड़ करके देखेंगे तो मैं समझ सकता हूं इसको इस तरीके से बेटा समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। क्या समझेंगे हम इसको ऐसे कि यहां हमने P को +3 तोड़ा, Cl को -1। अच्छा मैंने P को प्लस क्यों दिया, क्योंकि P की विद्युत ऋणता कम है क्लोरीन से। इसको मैं क्या करूंगा, ऐसे लिखा बेटा मैंने H के ऊपर प्लस और OH के ऊपर माइनस। अब मैं क्या करूंगा, नेगेटिव भेजूंगा पॉजिटिव पे, ये नेगेटिव भेजूंगा पॉजिटिव पे। तो बेटा P के बगल में कितने OH आएंगे, 3। तो देखो बेटा मैंने क्या लिखा, POH होल थ्राइस प्लस बेटा HOCl बनकर के 3HCl बनकर के ऐसे बाहर निकल जाए। तो ये हमारे पास में रिएक्शन हो गई कंप्लीट। बात आ गई आपको समझ में कि अगर मैं PCl3 की अभिक्रिया H2O से करता हूं तब मुझे क्या मिलेगा बेटा, POH होल थ्राइस और साथ में क्या मिलेगा, HCl। ये अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। अब ये जो POH होल थ्राइस है इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, घुमा करके देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं H3PO3। अब मेरे हिसाब से आपको इसका नाम याद आना चाहिए। इसका नाम मैंने क्या बताया था बेटा आपको, फॉस्फोरस अम्ल। याद करो बेटा, फॉस्फोरस अम्ल या ऑर्थो फॉस्फोरस अम्ल या फॉस्फोनिक अम्ल। याद आ रहा है बेटा आपको, मैंने बताया था आपको मेन एसिड याद रख के चलना है। तो अब आप ये बात देखो बेटा, अगर मैं संरचना बनाता हूं तो Cl हटेगा, OH आएगा। तो जब यहां पर संरचना बनेगी तो P के बगल में OH आएगा। अब यहां पर क्या होता है बेटा, टॉटोमराइजेशन होता है। टॉटोमराइजेशन होता है, ये लोन पर यहां आता ही H हट के यहां जुड़ जाता है। इसकी वजह संरचना क्या बनती है, इसकी ये संरचना बन जाती है P डबल बॉन्ड OH। ऐसा क्यों है, क्योंकि P डबल बॉन्ड O की जो स्टेबिलिटी है वो अधिक होगी बजाय किसके बेटा, P सिंगल बॉन्ड O के मुकाबले में। तो बेटा P डबल बॉन्ड O की जो स्टेबिलिटी है वो अधिक है बेटा किससे, P सिंगल बॉन्ड O के मुकाबले में। इस वजह से यहां पर क्या होता है बेटा, टॉटोमराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो टॉटोमराइजेशन होने की वजह से क्या होता है बेटा, अब आप देख सकते हैं कि यहां पर हाइड्रोलाइसिस भी हुआ है, जल अपघटन तो हुआ ही हुआ है, साथ में क्या हुआ, यहां पर टॉटोमराइजेशन भी हुआ है। तो टॉटोमराइजेशन भी हुआ है, टॉटोमराइजेशन हुआ क्योंकि P डबल बॉन्डों का स्थायित्व P सिंगल बॉन्डों के मुकाबले में अधिक है। लोन पर यहां आया, H यहां गया, टॉटोमराइजेशन हुआ। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, फास्फोरस एसिड, जिसकी बेसिसिटी क्षारीयता कितनी बेटा, 2। ये बात आप पहले ही देख करके आ चुके हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही यहां पर OH लगे हुए हैं, और जो OH लगे होंगे वही H+ त्याग सकता है, तो उतनी ही क्या होगी इसकी बेसिसिटी यहां पर बताई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अगली अभिक्रिया बेटा हमारे पास आई SbCl3 की अभिक्रिया H2O के साथ में। अब SbCl3 क्या होता है बेटा, पहले आप ये बात समझो। एंटीमनील क्लोराइड, क्या बोलते हैं बेटा इसको, एंटीमनी। एंटीमनी कहां होता है, नाइट्रोजन परिवार में। नाइट्रोजन परिवार तत्व कौन कौन से होते हैं बेटा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब आप ये बात समझ सकते हैं, यदि मैं आपसे इस वर्ग के बारे में बात करूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन तत्वों के बारे में बात करूं बेटा, तो जैसे से हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं लगातार क्या बढ़ते हैं बेटा, धात्विक गुण बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं बेटा, धात्विक गुण बढ़ते हैं। तो धात्विक गुण बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि जो तत्व होगा उसके यौगिक में आयनिक लक्षण प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे से हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, नाइट्रोजन फैमिली में जो क्लोराइड्स बनेंगे उसमें ऊपर से जाने पर लगातार क्या होगा, आयनिक लक्षण बढ़ेंगे। और आयनिक लक्षण बढ़ने की वजह से ही यहां पर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता है, यहां पर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ही होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि SbCl3 और BiCl3 में पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ही क्यों होता है, तो क्या जवाब देंगे आप, तो आप बोलेंगे कि क्योंकि ये दोनों तत्व वर्ग में नीचे की ओर आते हैं जहां पर धात्विक गुण अधिक पाए जाते हैं। तो अधिक धात्विक गुण होने की वजह से यहां पर आयनिक लक्षण बढ़ जाएंगे और सहसंयोजक गुण घट जाएंगे। फलस्वरूप जल अपघटन की जो मात्रा है, जल अपघटन की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, और इसी प्रकार से यहां पर आंशिक जल अपघटन ही हो पाता है। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पूर्ण रूप से जल अपघटन नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहां पर धात्विक गुण अधिक हो जाते हैं। तो जब SbCl3 की अभिक्रिया आप H2O की तरह करेंगे, तो H2O के साथ करेंगे तब क्या होगा बेटा यहां पर, तो SbCl3 और H2O में जब अभिक्रिया होगी तब क्या बनेगा बेटा हमारे पास में SbOCl, जिसको बोलते हैं बेटा एंटीमोनिल क्लोराइड। अब यहां पर आप देख सकते हैं बेटा एक Cl हट करके दोबारा पर OH नहीं जोड़ा, क्यों, क्योंकि यहां पर धात्विक गुण अधिक है, तो यहां पर कंप्लीट नहीं हो सकता, पार्शियल ही हो सकता है। सेम टू सेम देखो बेटा बिस्मथ के रिएक्शन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, क्योंकि इसका जो PPT बनता है उसका नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रीवियसली। BiCl3 की रिएक्शन H2O से करते तो क्या बनता है, तो BiCl3 जब H2O से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बेटा, सेम टू सेम SbOCl की तरह BiOCl बनेगा, बिस्मथिल क्लोराइड बनेगा। यहां बना था एंटीमनील क्लोराइड क्योंकि एंटीमनी था। ये बिस्मथ से क्या बनेगा बेटा, बिस्मथिल क्लोराइड। अब ये जो यौगिक बना, इस श्वेत अवक्षेप को, अवक्षेप कैसा है बेटा हमारे पास में श्वेत, इसको भवेत मोती के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं बेटा, भवेत मोती, व्हाइट पर्ल, इसको बोलते हैं बेटा इंग्लिश में व्हाइट पर्ल। क्या बोलते हैं, व्हाइट पर्ल।
पर्ल मतलब समझते बेटा आप मोती, मोती की माला देखी होगी बेटा आपने, सफेद सफेद रंग के ऐसे मोती होते हैं, मोती की माला होती है, तो उस प्रकार का रंग इसका दिखता है। तो श्वेत अवक्षेप होता है, भवेद मोती के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब आप समझ सकते हैं बेटा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कॉमन नेम आ गया, और एक कॉमन नेम के आधार पर एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि दोबारा भी पूछ लिया जाए। तो भवेद मोती क्या होता है, यहां पर आप इसको समझ चुके हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं बेटा, PCl5 का अभिक्रिया H2O के साथ कैसे होगा बेटा। तो देखो बेटा PCl का अभिक्रिया में H2O समझे तो क्या होगा बेटा, ये हमारे पास PCl5, ये बनेगा PCl5, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl एक ये रहा, ये Cl हमने एक रहा। अब आप ये बात जानते हैं बेटा कि PCl5 के अंदर सभी बंध लंबाई समान नहीं होती है, जो अक्षीय बंध होते हैं वो दुर्बल बंध होते हैं, बंध लंबाई अधिक होती है। तो जो दुर्बल बंध होगा पहले वो टूटेगा, तो जब दुर्बल बंध को तोड़ेंगे तो समझने के लिए क्या समझेंगे बेटा, इसको समझने के लिए समझेंगे ये H2O है हमारे पास में, ये HCl यहां से बाहर निकलेगा, ये HCl यहां से बाहर निकलेगा। बात समझ आ गई बेटा आपको। तो यही बंध क्यों टूट रहे हैं पहले, क्योंकि ये दुर्बल बंध है। तो दुर्बल बंध क्यों है, क्योंकि अक्षीय बंध है, जिससे कि यहां पर परसेंट एस्केलेटर कम है तो बंध लंबाई अधिक है, बंध लंबाई अधिक है तो बंध को तोड़ना आसान है, ये बात आप पहले ही जान चुके हैं। तो ये HCl यहां से, ये HCl यहां से, तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास में POCl3, क्या बनेगा बेटा हमारे पास में POCl3, ये P डबल बॉन्ड O, ये Cl, ये Cl और ये Cl, ऐसा बन गया बेटा। अब क्या होगा, दोबारा अटैक करेगा इस पर कौन बेटा, वाटर। तो जब दोबारा वाटर अटैक करेगा तो क्या होगा, ये Cl हटेगा OH आएगा, ये Cl हटेगा OH आएगा, ये Cl हटेगा OH आएगा। तो जब तीनों ही Cl हट जाएंगे तो तीनों Cl हटाने के लिए कितने वाटर चाहिए, 3, क्योंकि 3 OH चाहिए आपको, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल से मैंने रिएक्शन कर दिया। तो यौगिक क्या बन जाएगा हमारे पास में, P के साथ डबल बॉन्ड O, Cl को हटा करके OH, Cl को हटा करके OH, Cl को हटा करके OH, और ये मेरे पास अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। तो इस प्रकार से बेटा मैं यहां पर PCl5 का अभिक्रिया दर्शा सकता हूं। PCl5 का जलक बटन किस प्रकार से होगा मैं बता सकते हैं। अब आप ये बात समझो बेटा, यहां से लेकर के यहां तक की अभिक्रिया जो है, यहां से लेकर यहां तक, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा PCl5 का आंशिक जल अपघटन। क्या बोलूंगा बेटा, PCl5 का आंशिक जल अपघटन, जब हम इसके 1 मोल वाटर से अभिक्रिया कर रहे हैं। और जब इसकी हम यहां से लेकर के यहां तक पूरी अभिक्रिया करेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम पूर्ण जल अपघटन। किसका पूर्ण जल अपघटन, PCl5 का। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि PCl5 का अगर मैं आंशिक जल अपघटन करूंगा तो क्या मिलेगा, POCl3, पूर्ण करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, H3PO4 मिल जाएगा। इस बात से बेटा यहां पर समझ सकते हैं, इसको यहां पर इस प्रकार से कंप्लीटली समझाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अंतर हैलोजन यौगिक का जल अपघटन। अब बेटा ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं, क्योंकि इसके बेस पर एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। अंतर हैलोजन यौगिक क्या होते हैं समझिए। अंतर हैलोजन, अंतर का मतलब क्या होता है बेटा, सेम। हैलोजन का मतलब हैलोजन में जब 2 भिन्न हैलोजन के अंदर यौगिक का निर्माण होता है तब उसको क्या कहते हैं, अंतर हैलोजन यौगिक। क्या बोलते हैं बेटा, जब 2 अलग अलग हैलोजन के परमाणुओं में यौगिक का निर्माण होता है तब उसको क्या बोलते हैं हम, अंतर हैलोजन यौगिक। जैसे कि मान लीजिए एक आयोडीन का परमाणु है और 3 क्लोरीन के परमाणु है, तो एक आयोडीन और 3 क्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, ICl3। तो ICl3 कैसा यौगिक है बेटा, एक अंतर हैलोजन यौगिक, इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो क्यों बोला गया इसको अंतर हैलोजन, क्योंकि दोनों ही तत्व अंतर हैं, दोनों ही तत्व हैलोजन हैं, इसलिए क्या है इनके मध्य यौगिक जो बना उसको क्या नाम दिया हमने, अंतर हैलोजन यौगिक। अब यहां पर कैसे जल अपघटन होगा इसको आइए समझते हैं बेटा। देखें अंतर हैलोजन यौगिक क्या होते हैं, के प्रकार क्या होते हैं बेटा। देखिए जैसे XX' होगा। अब XX' का मतलब क्या बेटा आप जानते हैं, हैलोजन्स को तो हम लोग, ये बात आप पढ़ करके पहले ही आ चुके हैं कि हैलोजन्स को हम लोग X के नाम से संबोधित करते हैं। तो सभी हैलोजन तो X होंगे, तो अंतर कैसे करेंगे, तो जो केंद्रीय परमाणु है उसको हमने X बता दिया और जो बगल में पार्श्व लगा होगा उसको हमने X' करके बता दिया, ताकि इससे ये दिमाग में रहेगा कि हैलोजन तो रहेगा परंतु वो दूसरा हैलोजन है, तो हमने क्या बता दिया उसको XX'। जैसे कि CLF, BRF, IF एटसेट्रा। दूसरा XX'3। अच्छा XX'3 ही क्यों, क्योंकि ये बात आप केमिकल बॉन्डिंग में सीख करके आ चुके हैं कि जो हैलोजन्स होते हैं वो 1 के बाद में 3 सहसंयोजकता, 3 के बाद में 5 सहसंयोजकता और 5 के बाद में 7 तक दर्शा सकते हैं। तो 1, 3, 5, 7 जो विषम है वो विषम ही दर्शाता है। इस तरीके से यहां जो यौगिक बनेंगे, एक तो XX' बना, फिर अगला XX'3 लाइक CLF3, BRF3, IF3, अगला XX'5 क्योंकि 5 बना सकता है CLF5, BRF5, IF5 और XX'7 लाइक IF7। तो बेटा इस प्रकार के यौगिक जो बनेंगे हमारे पास में इनको क्या बोलेंगे हम, अंतर हैलोजन यौगिक बनेंगे। अब अंतर हैलोजन में किस प्रकार जल अपघटन होता है आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अंतर हैलोजन यौगिक की अगर बात करें तो फर्स्ट सबसे पहले आता है हमारे पास में यौगिक का रिएक्शन कैसे होगा। देखिए बेटा XX', सामान्यतः क्या होता है, हमें बात सीख करके आए थे कि जो केंद्रीय परमाणु होता है, जो केंद्रीय परमाणु होगा हमारे पास, यदि मान लीजिए वो XX' प्रकार का है और यदि हम X को क्या मान रहे हैं, केंद्रीय परमाणु मान रहे हैं, तो हमने क्या बात सीखी थी बेटा कि केंद्रीय परमाणु पर कौन अटैक करता है, OH अटैक करता है। तो केंद्रीय परमाणु पर कौन जाएगा बेटा, OH जाएगा
और पार्श्व पर कौन जाएगा बेटा, H जाएगा। ये बात हमने सीखा था कि केंद्रीय परमाणु पर OH जाएगा और पार्श्व पर कौन जाएगा बेटा, H जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर भी अप्लाई करना कि X N + H2O में X के साथ में क्या जाएगा बेटा, OH। अब X क्या बेटा, अधातु, हेलोजन तो अधातु है और अधातु का हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, अधातु का हाइड्रोक्साइड। जैसे कि अगर मैं इसको रिएक्शन को करता हूं, वाटर से अगर मैं रिएक्शन करता हूं तो समझो बेटा क्या बनेगा, X के बगल में OH आएगा और X' के बगल में H आएगा। X क्या है, अधातु, अधातु का हाइड्रोक्साइड अर्थात अम्ल। कैसा अम्ल, ऑक्सी अम्ल। यही बात को यहां पर दिखाया गया है कि X का तो बेटा ऑक्सी अम्ल बन जाएगा और HX' बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रा अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रा अम्ल। जैसे कि HCl एक हाइड्रा अम्ल है, HBr एक हाइड्रा अम्ल है, HI एक हाइड्रा अम्ल है, HF एक हाइड्रा अम्ल। इस प्रकार से अभिक्रिया करके यहां पर बताया जा सकता है। तो ये मेथड होगा रिएक्शन करने का। अब रिएक्शन कैसे होती है समझते बेटा। देखिए एग्जांपल पहला, X की अभिक्रिया। तो X तो मैंने बताई दिया बेटा आपको, यहाँ पे XOH और HX बनेगा। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, CLF की अभिक्रिया H2O के साथ। अब CLF और H2O में कैसे समझेंगे, तो हमको तो जुगाड़ मेथड आता है। हमने जुगाड़ के अंदर क्या सीखा था बेटा, हमारा जुगाड़ क्या बोलता है, हमारा मेथड ये बोलता है कि हम Cl के ऊपर +1 देंगे, F को -1। क्यों, मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता कम है तो प्लस उस पर आएगा, F की विद्युत ऋणता सर्वाधिक है तो उस पर माइनस चार्ज आएगा। H को तोड़ेंगे बेटा, H के ऊपर प्लस और OH के ऊपर माइनस। क्या करेंगे बेटा, प्लस माइनस कर देंगे। ये नेगेटिव भेजेंगे यहां, ये नेगेटिव भेजेंगे। तो देखो बेटा क्या बन गया, ClOH HOCl और H और F से क्या बन गया बेटा, हमको HF बन करके तैयार हो गया। अगली अभिक्रिया देखो बेटा, X-3 की अभिक्रिया जल के साथ। तो क्या होगा समझो बेटा, तो क्या बनेगा बेटा, यहां पर ये बनेगा X हमारा +3 में। जैसे रिएक्शन एग्जांपल समझो आप, ClF3 का रिएक्शन H2O के साथ। क्या तोड़ेंगे बेटा, इसको क्लोरीन को तोड़ेंगे बेटा +3, F को तोड़ेंगे बेटा -1। ये भी जुगाड़ मेथड है हमारा। H के ऊपर जाएंगे बेटा +1, OH को भेजेंगे बेटा क्या, -1। जुगाड़ मेथड अप्लाई कर रहे हैं। नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास। Cl के +3 के बगल में OH। तो बेटा Cl के +3 के साथ OH जोड़ोगे तो क्या बनेगा बेटा, आपको याद रखो क्लोरस अम्ल। याद आ रहा है बेटा आपको, क्लोरस अम्ल। तो क्लोरस अम्ल बनेगा यहां पर HClO2 बन जाएगा और जो H होगा वो F का अटैच होकर HF का निर्माण कर लेगा। तो ऐसे यहां पर क्या बन गया बेटा, इसके बगल में जब 3 OH आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसका क्लोरस अम्ल बन जाएगा। उसको हम इस तरह से अटैच कर सकते हैं, HClO2 बन जाएगा और इस प्रकार से यहां पर HF बन करके बाहर निकल जाएगा। और देखिए अगला, अगर अगला देखें बेटा, X-5 पर अभिक्रिया H2O के साथ में। लाइक फॉर एग्जांपल ClF5। क्या तोड़ेंगे बेटा, क्या जुगाड़ लगाएंगे यहां पर हम, जुगाड़ हम पहले ही सीख करके आ चुके हैं। Cl के ऊपर आवेश +5, F के ऊपर -1, H के ऊपर +1, OH पर -1। नेगेटिव गया पॉजिटिव के पास, नेगेटिव गया पॉजिटिव के पास। Cl +5 और OH पर, अब बताओ Cl +5 है। Cl +5 का मतलब क्या है, +5 का ऑक्सी अम्ल, +5 का ऑक्सी अम्ल अर्थात क्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र क्या होता है, HClO3। ये बन गया HClO3। ये चला गया बेटा +5 में और ये F तो बना -1 में ही से HF बन गया। नेक्स्ट एंड लास्ट आएगा हमारे पास बेटा X-7 + वाटर। इसको तोड़ेंगे लाइक फॉर रिएक्शन IF7 का रिएक्शन H2O के साथ। I पर क्या चार्ज आएगा बेटा, +7, F पर आएगा बेटा -1, H2O में आएगा बेटा H पर +1, OH पर आएगा बेटा यहां पर -1। ये यहां पर अटैक करेगा बेटा, ये यहां पर अटैक करेगा। अब बेटा आयोडीन के +1 का ऑक्सी अम्ल बनाइए, तो +7 का ऑक्सी अम्ल क्या है बेटा, पर आयोडिक अम्ल HiO4। ये बन गया HiO4 और ये क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास में HF। इस प्रकार से HF बनकर के ये अलग हो जाएगा। तो बेटा अभी हमने यहां पर देखा किस प्रकार से अलग अलग अंतर हैलोजन यौगिकों के बता सकते हैं हम क्या, जल अपघटन के यौगिक। बहुत ही आसान है, जो केंद्रीय परमाणु होगा उसी ऑक्सीकरण अवस्था का ऑक्सी अम्ल बन जाएगा और बगल में जो पार्श्व परमाणु है उसका हाइड्रा अम्ल हाइड्रेटेड बनकर के बाहर रिलीज हो जाएगा। इस तरह से हम यहां पर देख सकते हैं ऑक्सीकरण अवस्था यहां पर सामान्यतः समान रहती है। इसको हम पहले भी देख करके आ चुके हैं कि जल अपघटन में सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्थाएं समान ही रहती हैं। नेक्स्ट बात करें बेटा हम, अगला है हमारे पास में ऑक्सी अम्ल का जल अपघटन। अब ऑक्सी अम्लों के बारे में आप देख करके आ चुके बेटा, वहां पर कैसे अभिक्रिया होगी जल अपघटन की। तो ऑक्सी अम्ल भी क्या है बेटा, अधातु के यौगिक है और अधातु के यौगिक का अगर हम जल से अभिक्रिया करेंगे तो वहां पर क्या होगा, जल अपघटन होगा। तो अलग अलग प्रकार के हमारे पास में ऑक्सी अम्ल आएंगे। उन सभी ऑक्सी अम्लों में किस प्रकार जल अपघटन होता है इसको हम समझेंगे बाय यूजिंग जुगाड़ मेथड। क्या बटेंगे, जुगाड़ मेथड से यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर रिएक्शन जो होती है बेटा वो अलग अलग मैकेनिज्म से होती है। जो अलग अलग मैकेनिज्म से उनको हमें समझने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में यह है कि अगर हम किसी ऑक्सी अम्ल का अभिक्रिया करते हैं जल के साथ में तो क्या क्या उत्पाद बन सकते हैं, यह हमें समझना जरूरी है। तो उन उत्पादों को समझने के लिए हमें यहां पर जुगाड़ मेथड को अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं बेटा, यहां जो मैं आपको मेथड बनाने वाला हूं ये कॉन्सेप्चुअल मेथड नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो अलग अलग मैकेनिज्म होती है, पर हाँ ये आपका जुगाड़ मेथड है और अगर आप जुगाड़ को सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 100% एक्यूरेट आएगा ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा ऑक्सी अम्लों के बारे में। ऑक्सी अम्लों सबसे पहले आता है बेटा हमारे पास पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ओलियम।
अब पहले तो आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए। तो बेटा पायरो में आपको पता है कैसा लिंकेज होता है बेटा, XOX लिंकेज होता है। इसका सूत्र होता है बेटा H2S2O7। तो अभिक्रिया क्या होगी बेटा, H2S2O7 की अभिक्रिया जल से करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, तो देखते हैं अभिक्रिया करके क्या हुई रिएक्शन, ये बनेगा कैसे, हमें कैसे पता पड़ेगा। तो जुगाड़ मेथड क्या है बेटा, समझना, पहले संरचना बनानी पड़ेगी। अब संरचना बनाने के लिए आप तो आप सूत्र सीख करके आ चुके हैं, आप ही सीख करके आ चुके हैं। यदि किसी यौगिक का अगर सूत्र हमारे पास इस प्रकार होता है SXOY के ऊपर -Q, तो मुझे लिंकेज बताने के लिए क्या करना होता है, Y/X का रेशियो देखना होता है, Y/X का अनुपात देखूंगा। चूंकि ये बनेगा मेरे पास S2O7 -2, तो मेरे पास जो रेशियो आएगा बेटा Y/X का, वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा हमारे पास में 7/2 अर्थात 3.5। और 3.5 का मतलब क्या होगा, यहां पर सल्फर ऑक्सीजन सल्फर लिंकेज होगी। अब ये मुझे समझ में आ चुका है, बस अब संरचना बना दूंगा मैं। संरचना कैसे बनाऊंगा बेटा, देखो ये संरचना सल्फर ऑक्सीजन सल्फर, 2 H है तो यहां पर 2 OH लगा दिए, 1 OH इसके पास, 1 OH इसके पास, बाकी बच्चे हुए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O के फॉर्म में जाएंगे, डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ऐसे तोड़ेंगे। ठीक है बेटा, अब हम लिखेंगे H2O को। तो समझने के लिए हम जुगाड़ मेथड क्या अप्लाई कर रहे हैं बेटा, ये जुगाड़ चल रहा है हमारा। जुगाड़ मेथड क्या बोलता है हमारा, H2O को तोड़ेंगे हम कैसे बेटा, H+ और OH- के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, H+ और OH- के फॉर्म में हम इसको तोड़ देंगे। ठीक है, मानते हैं इस बात को, ठीक है। अब आप देखो बेटा, यहां पर ये जो बंद है, इस बंद को चाहे आप यहां से तोड़ो चाहे यहां तोड़ो, बात एक ही। मान लीजिए कि मैं इस बंद को यहां से तोड़ता हूं, मान लीजिए मैं इस बंद को यहां तोड़ता हूं, तो जब मैं इस बंद को यहां तोड़ूंगा, जुगाड़ मेथड बता रहा हूं आपको, जुगाड़ मेथड, तो किस पर नेगेटिव किस पर पॉजिटिव बताओ बेटा। तो जिसकी विद्युत ऋणता अधिक उस पर नेगेटिव, O की विद्युत ऋणता सल्फर के मुकाबले में अधिक होती है। इसका मतलब जब मैं यहां से बंद को तोड़ूंगा तो समझने के लिए बोल सकता हूं कि इस O पर नेगेटिव चार्ज लगाऊंगा और S पर मैं पॉजिटिव लगाऊंगा। अग्री करते बेटा इस बात से, ठीक है। तो जहां पॉजिटिव है वहां कौन जाएगा बेटा, नेगेटिव, तो नेगेटिव को भेजूंगा मैं पॉजिटिव है, और जहां नेगेटिव वहां कौन जाएगा बेटा, पॉजिटिव, तो इसको भेजूंगा बेटा मैं यहां पर। बात समझ आ गई बेटा आपको, किस प्रकार से मैं अभिक्रिया कर रहा हूं। देखो तो अब यौगिक क्या बनेगा, मैं इसको इधर लिख रहा हूं बेटा, देखो तो ये S डबल बॉन्ड O, ये तो एज इट इज रहेगा। इससे क्या यौगिक बना मेरे पास में, S डबल बॉन्ड O, इसके पास में इधर OH था, इधर में डबल बॉन्ड O था, ये था बेटा रिएक्शन, देख लो बेटा रिएक्शन ये बन गया, ये S डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड OH रहा। इस O पर कौन आ गया बेटा, H+, तो नेगेटिव है, प्लस है तो गायब हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, OH, यहां लगा दिया बेटा मैंने एक OH इस प्रकार से। और साथ में क्या बनेगा, इसको लिख सकता हूं मैं इस प्रकार से, और साथ में क्या बनेगा, देखो बेटा यहां पर ये रहा हमारे पास सल्फर, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं सल्फर, यहां पर डबल बॉन्ड O चल रहा है, इसके नीचे डबल बॉन्ड O चल रहा है, इधर में एक OH चल रहा है। अब यहां पर क्या आएगा बेटा, OH, तो मैंने यहां पर एक और OH लगा दिया, तो ये क्या बन गया मुझे, H2SO4, H2SO4। तो 1 मोल H2S2O7 की अभिक्रिया जल से करने में मुझे क्या मिलेगा, 2 मोल H2SO4, इसको मैंने यहां पर लिख के बता दिया। तो ऐसे अभिक्रिया होगी बेटा किसकी, जल अपघटन की, किसके, जुगाड़ मेथड के द्वारा। H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम का जल अपघटन करने में मुझे क्या मिलेगा, 2 मोल H2SO4। इस अभिक्रिया को बेटा याद रखना, क्योंकि जब मैं आगे चल करके सल्फर वाली फैमिली में, ऑक्सीजन वाली फैमिली में, जब हम आपको सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के बारे में बताएंगे, तब ये अभिक्रिया दोबारा से आएगी, तो मैं इसको वहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपसे बोलूंगा कि वो अभिक्रिया मैं आपको बता चुका हूं। तो इस अभिक्रिया को आप याद रख कर चलें, किस प्रकार से अभिक्रिया हुई। और याद रखने को वैसे कोई खास बात है नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, किस तरह से अभिक्रिया करनी है, कहां नेगेटिव देना है, कहां पॉजिटिव, जुगाड़ मेथड के थ्रू आप अप्लाई करके बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला आया बेटा हमारे पास में परऑक्सी अम्ल का जल अपघटन, जैसे कि परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड यानी कैरोज एसिड। संरचना बनाएंगे बेटा इसकी, ये सल्फर है हमारे पास में H2, ये डबल बॉन्ड O, ये चलेगा बेटा हमारे पास में OH, ये डबल बॉन्ड O। अब यहां पर बेटा परोक्साइड लिंकेज लगाएंगे, वो नाम में ही परोक्सो है, इससे बता दिया। फिर क्या करेंगे बेटा, दोबारा से वही काम, H+ और OH- में तोड़ेंगे इसको। ये H+ और OH- क्यों, क्योंकि हम लगा रहे हैं जुगाड़, हम लगा रहे हैं जुगाड़ मेथड। ये जुगाड़ मेथड हम अपने यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। तो जुगाड़ क्या बोलता है, हम इसको ऐसे तोड़ लेंगे। अब हमको ये बात देखनी है कि जब हम इस बंद के बारे में बात करते हैं तो कौन सा बंद टूटेगा। तो आप ये बात समझो बेटा, ये O और ये O वाला बंद जो है, ये कैसा बंद है बेटा, ये तो अध्रुवीय बंद है, जबकि S और O वाला बंद कैसा बेटा, ध्रुवीय बंद है। तो ध्रुवीय बंद पर वाटर अटैक करेगा, क्योंकि वाटर खुद कैसा ध्रुवीय है, ऐसा दिमाग में लेकर के चलेंगे, ये जुगाड़ हमें सोच करके चलना है। तो जब यहां पर अटैक होगा तो क्या होगा बेटा, ये बंद यहां टूटेगा। तो जब ये बंद यहां टूटेगा, ये वाला बंद क्यों टूटा समझ आ गई बात आपको, क्योंकि ये बंद अध्रुवीय है और वाटर अध्रुवीय अटैक नहीं करेगा। वाटर कहां का अटैक करेगा, ध्रुवीय पर। तो इसको क्या देंगे बेटा, नेगेटिव चार्ज, इसको क्या देंगे बेटा हम, पॉजिटिव चार्ज। फिर वही काम, जहां नेगेटिव वहां पॉजिटिव भेजेंगे, और जहां पॉजिटिव है वहां पर हम नेगेटिव को भेजेंगे। तो चलिए देखो संरचना क्या बन गई। इस सल्फर के बगल में OH आ गया, तो हम क्या बना सकते हैं बेटा, इससे क्या बनेगा, ये सल्फर है, डबल बॉन्ड O चल रहा है, इसके बगल में एक OH चल रहा है, और नीचे में डबल बॉन्ड O चल रहा है, ठीक है। इसके बगल में क्या आ गया बेटा, OH, ये आ गया बेटा हमारे पास में OH। अब साथ में क्या बन गया बेटा, ये OOH, ये क्या है H, तो क्या लिख सकता हूं बेटा मैं इसको, HOOH। इसको क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, H2O2। और ये क्या बन गया बेटा मेरे पास में, H2SO4, ये बन गया बेटा मेरे पास में H2SO4।
इसका मतलब जब मैं कैरोज एसिड, कैरो अम्ल का जल अपघटन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाएगा। तो बेटा इस प्रकार से जब हम किसी पेरोक्साइड का जल अपघटन करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, यहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है। इसी बात को मैं आपको बहुत पहले केमिकल बॉन्डिंग में भी, सॉरी एस ब्लॉक में भी आपको समझा कर आ चुका हूं, उसी बात को यहां पर रिपीट करके दोबारा बताया गया है। तो आप रिएक्शन देख सकते हैं बेटा। अब ये जो रिएक्शन वाला पोर्शन है ये दोबारा से अगली रिएक्शन में काम आएगा, तो मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगा। आप समझ सकते हैं कि H2SO5 जल अपघटन करने पर मुझे क्या मिलेगा, H2SO4 और साथ में क्या मिलेगा, H2O2। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बेटा, पर ऑक्सीड डाइसल्फ्यूरिक अम्ल मार्शल्स एसिड का अभिक्रिया। पहले तो आप बात देखो बेटा, रिएक्शन क्या है, H2S2O8। संरचना बनानी आपको आती है, रिएक्शन देख सकते हैं बेटा। यहां पर मिलेगा हमें H2O8 के ऊपर -2, यहां से देखेंगे बेटा Y/X अर्थात 8/2 का मान आएगा हमारे पास 4, जिसका मतलब यहां पर सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर ऐसे लिंकेज होगी। ये मैंने सोच लिया। संरचना बनाऊंगा बेटा फटाफट से, क्या बनेगी यहां पर, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर, ये लिंकेज आएगी। 2 H है तो मैं एक OH लगा दिया यहां पर, एक OH लगा दिया बेटा मैंने यहां पर। फिर यहां पर डबल बॉन्ड O लगा दिया, यहां डबल बॉन्ड O लगा दिया, यहां डबल बॉन्ड O लगा दिया, यहां पर मैंने डबल बॉन्ड O लगा दिया। संरचना बन गई। H2O को मैं तोड़ता हूं, क्या तोड़ूंगा बेटा, जुगाड़ मेथड लगा रहा हूं मैं इसके अंदर। ये लगाया मैंने जुगाड़ यहां पर। ये जुगाड़ मेथड क्या बोलता है, मेरा जुगाड़ बोलता है H2O को मैं तोड़ लूंगा बेटा, कैसे, H+ और OH- के रूप में। तो मैंने तोड़ा बेटा H+ और OH- के रूप में। फिर से वही वाली बात आएगी बेटा, यहां पर 2 प्रकार के बंधे मेरे पास में, कौन सा, एक तो है अध्रुवीय बंध, एक है बेटा मेरे पास में ध्रुवीय बंध। तो अध्रुवीय बंध और ध्रुवीय बंध में जल कहां पर क्या करना चाहेगा, जल कहां पर अटैक करेगा, ध्रुवीय पर, क्योंकि जल खुद कैसा है, ध्रुवीय है, ऐसे सोच करके चलेंगे। तो यदि मैं इस बंध को यहां तोड़ता हूं, तो यदि मैं इस बंध को यहां तोड़ूंगा तो बेटा क्या होगा, O पर नेगेटिव आएगा और सल्फर पर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। अग्री करते बेटा इस बात से, ठीक है, जुगाड़ में हम समझ रहे हैं। अब H+ कहां जाएगा, H+ जाएगा बेटा नेगेटिव के पास। OH कहां जाएगा बेटा हमारा, तो OH जाएगा हमारा सल्फर के पास, पॉजिटिव के पास। क्यों गया, बात समझ आ गया आपको। संरचना क्या बनेगी बेटा, देखो तो S के ऊपर ये मेरे को क्या मिल रहा है, ये मिल गया मुझे S के ऊपर डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसके बगल में क्या है बेटा, OH है, ठीक है, मैंने OH लिख दिया। इसके बगल में क्या लगा दिया बेटा मैंने, ऐसे डबल बॉन्ड O लगा दिया, और यहां पर क्या आ गया बेटा, एक OH आ गया, ठीक है, यहां पर मैंने एक OH लगा दिया, ये बन गया। प्लस साथ में क्या मिलेगा, ये सल्फर है, इस सल्फर के पास में डबल बॉन्ड O चला, इसके बगल में एक OH चल रहा है, नीचे में डबल बॉन्ड O चल रहा है। देखिए बेटा सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड OH, ये लगा दिया। इधर में क्या है बेटा, O O, और यहां पर कौन आ गया, H आ गया। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, ऐसे, ये O, ये O और ये H, ये बन गया बेटा यौगिक। अब आप देखो बेटा ये क्या बना, ये बना मेरे पास में H2SO4, और ये क्या बना बेटा मेरे पास में H2SO5। ये क्या बन गया मेरे पास में, H2SO5, ये अभिक्रिया बन गई। अब आप देखो बेटा ये अभिक्रिया की रिएक्शन अगर आप दोबारा जल्द से करते हो, तो ये तो जस्ट अभी आप थोड़ी देर पहले देख करके आए हो कैरोज एसिड के अंदर, तो इसको मैं दोबारा नहीं बता रहा हूं आपको। ये कैरोज एसिड वाली अभिक्रिया है, कैरोज वाली, ये कैरोज एसिड वाली अभिक्रिया है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें H2SO4 H2SO5 बना, और जल अपघटन करा तो क्या मिला मुझे, H2SO4 और H2O2 मिला। तो इसका मतलब यदि मैं H2S2O8 का पूर्ण जल अपघटन कर देता हूं, तो पूर्ण करने पर मुझे क्या मिलेगा बेटा, H2SO4 और साथ में H2O2 मिलकर के मुझे ऐसे 2 H2SO4 मिल जाएंगे और H2O2 मुझे 1 मोल मिल जाएगा। इस तरह से यहां पर ऐसे अभिक्रिया करके बताया जा सकता है। नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए बेटा, ऑक्सी अम्ल जल अपघटन, अगला आता है हमारे पास में पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का क्या होगा, पहले मुझे यहां पर देखना पड़ेगा यौगिक कैसा बनेगा। तो बेटा नाम बोल रहा है पायरो, मतलब इसमें POP लिंकेज तो होगा। यदि मैं चाहूं तो सूत्र से भी देख सकता हूं कि बेटा P2O7-2 होगा। तो बेटा P2O7-2, जैसा मैंने आपको बताया था बेटा कि सल्फर की तरह पर हम यहां पर भी थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। तो रेशियो लूंगा बेटा मैं अगर Y/X का, तो क्या आएगा, 7/2 का मतलब मान आएगा 3.5, मतलब यहां पर पे POP लिंकेज होनी चाहिए, ठीक है। POP लिंकेज लगा देता हूं मैं, ये लगाया बेटा मैंने क्या, P, ये O और ये P ऐसे लिंकेज लगा दी। फिर बेटा कितने H है, 4 H, कम से कम एक P डबल बॉन्ड हो तो आएगा, ये P डबल बॉन्ड और मैंने लगा दिया। इसके बाद बेटा 4 H है, तो यहां पर मैंने 2 OH लगा दिए इस तरीके से, और यहां पर बेटा मैंने ऐसे यहां पर 2 OH के ग्रुप ऐसे अटैच कर दिया, ठीक है। फिर लगाएंगे बेटा हमारा जुगाड़ मेथड। जुगाड़ मेथड क्या बोलता है बेटा हमारा कि हम H2O को तोड़ लेंगे, किसमें बेटा, H+ में और OH- में तोड़ लिया बेटा हमने। तो H+ और OH- लिख दिया बेटा हमने ऐसा, इस तरीके से, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, बंध को तोड़ेंगे। जब ये बंध टूटेगा, जब ये बंध टूटेगा तो बेटा इस प्रकार टूटेगा, O की विद्युत अधिक माइनस चार्ज, P के ऊपर आएगा बेटा प्लस चार्ज। OH कहां जाएगा बेटा, OH जाएगा P के ऊपर, और यहां कौन जाएगा बेटा, ये जाएगा अपने पास में H+, ये। तो ये कहां चला गया बेटा, यहां पर, ये चला गया बेटा यहां पर। संरचना क्या बनेगी देखिएगा, ये है अपने पास में P, यहां डबल बॉन्ड O, OH OH ऑलरेडी है, ये डबल बॉन्ड O, ये OH मैंने लगा दिया, ये मैंने एक और OH लगा दिया। अब इस P पर कौन आ गया बेटा, OH, तो मैंने यहां पर एक और OH लगा दिया, ठीक है, ये बन गया OH। साथ में क्या मिलेगा बेटा मुझे, एक और P है, इस P पर डबल बॉन्ड O, OH OH ऑलरेडी लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O, ये OH, ये OH ऑलरेडी लगा हुआ है। अब यहां पर एक O था और यहां से H+ आ गया, तो O- और H+ से क्या मिल जाएगा मुझे, OH, ये मिल गया बेटा मुझे क्या, OH, और ऐसे यहां पर बता सकता हूं।
तो क्या मिलेगा बेटा मुझे, जब मैं H4P2O7 का अभिक्रिया जल से करूंगा तो मुझे 2 मोल मिलेंगे बेटा किसके, H3PO4 के। आप देख सकते हैं बेटा ये क्या है, H3PO4। तो ये H3PO4, ये भी क्या है बेटा मेरे पास में H3PO4। तो ऐसे मैं अभिक्रिया करके बता सकता हूं कि मेरे को क्या मोल मिलेंगे। तो 2 मोल मिल जाएंगे बेटा मुझे किसके, H3PO4 के, जब मैं इसके ऐसे अभिक्रिया करके दर्शाने की कोशिश करता हूं। अगली अभिक्रिया देखते हैं बेटा हमारे पास में परऑक्सो डाइफॉस्फोरिक अम्ल। बिल्कुल सेम टू सेम अभिक्रिया है बेटा, कुछ भी अंतर नहीं है। संरचना बना करके आप देख सकते हैं। जब संरचना बनाएंगे तो यहां पर डायरेक्टली हम जुगाड़ मेथड अप्लाई करेंगे। जुगाड़ मेथड से आप देख सकते हैं बेटा यहां पर अगर आप लिंकेज देखेंगे तो P2O8 है बेटा यहां पर। तो बेटा ये P2O8 है हमारे पास में, P2O8 है, इसमें क्या होगा बेटा 8/2 आएगा, मतलब कि यहां पर हमारे पास में 4 आएगा, मतलब कि POOP लिंकेज आएगी। ठीक है, अब बेटा मैं इस रिएक्शन को आप बता रहा हूं आपको, देखिएगा ये हमारे पास में है बेटा POO, ये P आ गया, ये P डबल बॉन्ड हो जाएगा, P डबल बॉन्ड हो जाएगा, 4 H है, इसका मतलब यहां पर OH, यहां पर OH, फिर यहां पर OH, यहां पर OH आ जाएगा। ठीक है, अभी H2O है हमारे पास H प्लस और OH माइनस, इस बंध को तोड़ेंगे तो ये अध्रुवीय है, ये ध्रुवीय, तो बंध यहां टूटेगा, नेगेटिव यहां पर, पॉजिटिव यहां पर, क्या होगा बेटा H प्लस जाएगा नेगेटिव के पास, OH कहां जाएगा बेटा पॉजिटिव के पास, अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया होकर क्या बनेगा बेटा हमारे पास में, P के ऊपर डबल बॉन्ड O, P पर डबल बॉन्ड O आएगा, एक OH ऑलरेडी लगा हुआ है, एक OH और लग जाएगा, और यहां पर एक और OH आ जाएगा, ये आ गया बेटा हमारे पास में OH, साथ में बेटा P है हमारे पास में एक और, इस पर डबल बॉन्ड OH, OH ऑलरेडी लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O, OH, ये OH ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर यहां पर OOP, ये OOP है तो बेटा O, ये O और ये H आ गए यहां पर, इस प्रकार से। तो एक तो मिलेगा आपको H3PO4, ये मिल गया बेटा आपको H3PO4, और क्या मिल गया बेटा आपको एक और H3PO5, ये मिल गया आपको H3PO5। ये देखो बेटा रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब ये जो H3PO5 है ना बेटा, इसको आप समान समझ सकते हैं, समान समझिए किसके साथ में, किसके साथ बेटा, कैरोज एसिड के साथ में, कैरोज एसिड के साथ, बिल्कुल सेम टू सेम रिएक्शन होगी, कुछ अंतर नहीं होगा। तो उस रिएक्शन को मैं यहां पर दोबारा नहीं बता रहा हूं, आप कैरोज एसिड की रिएक्शन दोबारा देख सकते हैं। जैसी कैरोज के एसिड है, कैरोज एसिड की रिएक्शन है, बिल्कुल सेम टू सेम रिएक्शन यहां पर होगी, सेम टू सेम अभिक्रिया होगी। H3PO5 की अभिक्रिया जल से करने पर H3PO4 और H2O2 मिल जाएगा। इस प्रकार से यहां पर अभिक्रिया बताई जा सकती है। इस रिएक्शन को बता नहीं रहा हूं बेटा मैं, क्योंकि यहां पर P जो है वो सल्फर की जगह पर ही आ रहा है, तो S को हटाकर आप P लगा सकते हो, संरचना बिल्कुल सेम टू सेम बनेगी, जो रिएक्शन होगी, सॉरी रिएक्शन होगी बिल्कुल सेम टू सेम बनेगी। इस तरह से यहां पर बताया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम जिनॉन फ्लोराइड का जलपठन किस प्रकार होगा। ग्रुप नंबर 18 वर्ग संख्या 18 में किस प्रकार से जल अपघटन के बारे में बताया जाएगा। बेटा देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिनॉन के यौगिक बहुत ही इंपॉर्टेंस अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पिछले 4-5 साल से, इनफैक्ट उसके पहले से भी आप समझ सकते हैं, जिनॉन के यौगिकों में कम से कम एक सवाल तो आता ही आता है, चाहे वो सवाल केमिकल बॉन्डिंग में आ जाए, चाहे वो सवाल आपको पी ब्लॉक में मिल जाए, पर कम से कम आपको एक सवाल तो दिखता ही दिखता है। तो जिनॉन के जो यौगिक होते हैं वो, और जिनॉन के यौगिकों के जो रिएक्शंस होती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिनॉन के यौगिक तो आप पहले ही बना करके देख कर आ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। अब बात करेंगे उनके रिएक्शंस के बारे में। तो चूंकि हम यहां पर जल अपघटन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। तो जिनॉन के फ्लोराइड का जल अपघटन किस प्रकार होता है, ग्रुप नंबर 18 का, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा फर्स्ट रिएक्शन बेटा हमारे पास जिनॉन फ्लोराइड का रिएक्शन वाटर के साथ में कैसे होगा। देखिए बेटा समझिए, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, समझने के पहले इस बात को कैसे होती है रिएक्शन समझिए। पहला काम तो है हम HCF2 में समझें कि क्या जल अपघटन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या यह शर्त पूरी कर रहा है। शर्त क्या होती है? शर्त होती है कि केंद्रीय परमाणु या 2 ही परमाणु है, रिक्त कक्षक का होना और पॉजिटिव चार्ज का होना। तो डेफिनेटली बात है बेटा, जिनॉन है 2 ही बॉन्ड बना रहा है, तो अभी तो वेकेंट ऑर्बिटल रिक्त कक्षक बहुत सारे हैं, और जिनॉन में डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बगल में कौन है? दुनिया का सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व लगा हुआ है बगल में, फ्लोरीन है, तो डेफिनेटली जिनॉन में पॉजिटिव आएगा। तो रिक्त कक्षक भी है, पॉजिटिव भी है जिनॉन पे, इसका डेफिनेटली यहां पर इसका जल अपघटन तो होगा ही होगा। अब बनाते संरचना। तो संरचना बनाकर देखा बेटा हमने जिनॉन F2 का। जिनॉन में बेटा 2 फ्लोरीन लगे रहेंगे ऐसे, ये फ्लोरीन हम लगाए, ये फ्लोरीन ऐसा, यहां पर बेटा होगा एक लोन पेयर, यहां होगा बेटा एक लोन पेयर, यहां होगा बेटा एक लोन पेयर। ये संरचना कई बार बना करके आ चुके हैं। HCF2 संरचना क्या है बेटा, इस प्रकार से sp3d संकरण में रेखीय संरचना होती है। अब जब इसका जल से अभिक्रिया करेंगे तो बेटा ये H आ गए हमारे पास में, O आ गया, ये H आ गया, इस प्रकार से अभिक्रिया करेंगे। जुगाड़ मेथड हम यहां पर भी अप्लाई कर रहे हैं, जुगाड़ से अप्लाई करेंगे तो बेटा ये जो HF है यहां से बाहर निकल जाएगा, ये हमने HF बाहर निकाल दिया। सेम टू सेम बेटा ये जो HF है यहां से ऐसे बाहर निकाल के बता दिया जाएगा, तो बेटा ये HF यहां से बाहर चला गया। तो जब ये H और F, ये H और F बाहर चला गया तो क्या बचेगा बेटा हमारे पास में? बचेगा बेटा हमारे पास में XCO, और साथ में हमको 2 HF मिल जाएंगे। मानते बेटा इस पर अभिक्रिया में तो कुछ और ही लिखा हुआ है,
तो क्या ये रिएक्शन गलत है? नहीं, ये रिएक्शन एकदम सही है। अब समझे बेटा क्यों ऐसा। XCO यौगिक की यदि मैं बात करता हूं तो XCO यौगिक में इस प्रकार से यहां पर बताया जाएगा। अब आप मुझे बात बताओ बेटा, इसके अंदर कितने सिग्मा कितने पाई? एक सिग्मा एक पाई। क्या सिग्मा से मुझे तकलीफ है? नहीं, सिग्मा से मुझे कभी तकलीफ नहीं होती, मुझे पाई के बारे में ही सोचना पड़ता है। अब आप ये बात समझे बेटा, ज़ीनॉन कौन से आवर्त का तत्व है? ज़ीनॉन है हमारे पास में 5वें आवर्त का तत्व और ऑक्सीजन है हमारे पास में द्वितीय आवर्त का तत्व। तो कहां तो 5वें आवर्त तत्व बड़े आकार का, कहां द्वितीय आवर्त छोटे का। तो छोटे आकार का ऑर्बिटल, छोटे आकार का कक्षक बड़े के साथ में अच्छे से अतिव्यापन कर ही नहीं सकता। तो इतना बड़ा ज़ीनॉन, उसका कक्षक इतना बड़ा, छोटे से ऑक्सीजन, उसका कक्षक छोटे से, क्या अच्छे से अतिव्यापन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जब अच्छे से अतिव्यापन नहीं हो सकता तो ये बंध नहीं बन पाएगा। तो चूंकि XCO के बीच में ये जो पाई बंध बनेगा, दुर्बल बनेगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा बेटा। और जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ज़ीनॉन अलग, ऑक्सीजन अलग। अब ज़ीनॉन तो ज़ीनॉन के रूप में रह सकता है, ऑक्सीजन क्या करना पड़ेगा बेटा? ऑक्सीजन जाएगा अपने आपको बेटा O2 के रूप में। तो जब ये बंध टूटेगा तो कैसे टूटेगा बेटा? ये टूटेगा ज़ीनॉन और ये आपको हाफ ऑफ O2 के रूप में मिल जाएगा, ऐसे। तो ये ऐसे अभिक्रिया होगी। तो बात समझा कि बेटा आपको पहले क्या बनेगा? XCO और HF। अब XCO तो बन नहीं सकता है क्योंकि यहां पर जो 5th पीरियड है, जो 2nd पीरियड है, उसमें अच्छे से ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती। यहां पर बेटा 5p होगा, यहां पर बेटा 2p होगा। 5p पाई 2p पाई बंध बहुत ही ना के बराबर बनेगा क्योंकि यहां पर आकार बहुत बड़ा है। ज़ीनॉन पे बहुत अधिक बड़ा आकार होगा तो यह बंध नहीं बन पाएगा और बहुत ही कम, बहुत ही दुर्बल अतिव्यापन होने की वजह से बंध टूट जाएगा। फलस्वरूप ये ज़ीनॉन O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा यहां पर ऐसे रिएक्शन करके बता सकते हैं। तो बेटा ज़ीनॉन F2 से जब वाटर की रिएक्शन होगी तो ज़ीनॉन O2 और क्या बनेगा बेटा? साथ में HF का निर्माण हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा किसकी? ज़ीनॉन F2। अगली रिएक्शन देखो बेटा, XCF6 की रिएक्शन बेटा वाटर से क्या होगी? अब समझना बेटा ध्यान को। देखो बेटा इस रिएक्शन में क्या हो रहा था, समझना बेटा ध्यान से रिएक्शन को। XCF2 की रिएक्शन जब जल से हो रही तो क्या हो रहा है? तो आप ये बात देखो बेटा कि XC के बगल में 2 F थे, दोनों ही F चले गए बेटा, क्या आ गया हमारे पास में? OH आकर अटैच हो गया, O आकर के अटैच हो गया। इस प्रकार से हमने अभिक्रिया देखी। यहां तक रिएक्शन देखना बेटा, ज़ीनॉन के बगल में 2 F थे और H2 होता। तो रिएक्शन में क्या हुआ बेटा कि 2 HF जाएंगे, 2 F जाएंगे और 1 O जुड़ेगा। समझ में आ रही बात? XCF2 में 2 F थे, XCF2 में 2 F थे, जब H2O से अभिक्रिया करी तो 2 F चले गए और 1 क्या आ गया बेटा? O आ गया। इसका मतलब जब 2 F होंगे तो 2 F को हटा के मैं लगातार 1 ऑक्सीजन जोड़ता चला जाऊंगा। ठीक है, इसी रिएक्शन को अगली में यूज करेंगे। देखो कैसे। XCF6 के रिएक्शन अगर मैं वाटर से करता हूं तो क्या होगा? तो XCF6 के रिएक्शन अगर वाटर से करता हूं, देखना समझना बेटा क्या होगा। XCF6 के रिएक्शन अगर मैं वाटर से करता हूं तो मैंने क्या बात सीखी? अभी मैंने ये बात सीखी कि मैं 2 F को हटाऊंगा और एक डबल बॉन्ड O जोड़ूंगा। मैंने क्या बात सीखी बेटा? मैं 2 F को हटाऊंगा, डबल बॉन्ड O जोड़ूंगा। तो क्या बनेगा बेटा मेरे पास? देखना रिएक्शन में XC के साथ में 2 F हटेंगे तो कितने बचेंगे बेटा? 4। एक O आ जाएगा तो क्या बनेगा बेटा? XCOF4 और साथ में क्या मिल जाएगा मुझे? 2 टाइम्स ऑफ HF मिल जाएगा। ये मिल गया मुझे। ठीक है, और अभिक्रिया करता हूं मैं इसके जल के साथ में। जब मैं इसकी और अभिक्रिया करूंगा बेटा जल के साथ में तो वापस से क्या होगा बेटा? सेम टू सेम 2 F हटेंगे, एक और O आ जाएगा। 2 F हटेंगे, एक और O आ जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास में? XC के साथ में एक O तो पहले से, तो 2 O हो जाएंगे। 2 F चले जाएंगे तो बेटा बनेगा मेरे पास XCO2F2 और साथ में 2 टाइम्स ऑफ HF फिर मिल जाएगा। अच्छा, मैं इसका अगर फिर से वाटर से अभिक्रिया करता हूं, फिर से अगर मैं अभिक्रिया करूंगा तो फिर से क्या होगा? ये 2 F है, ये हटेंगे, इसकी जगह पर एक और O आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? यौगिक क्या बन जाएगा? XeO3, क्योंकि 2 तो O ऑलरेडी है। 2 F हटेंगे, एक और आएगा तो XeO3 और साथ में मेरे को 2 HF और मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली नेट रिएक्शन क्या होगी कि अगर मैं XCF6 की अभिक्रिया जल से करता हूं तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा बेटा? XeO3 और साथ में HF मिल जाएगा। बस ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो मेरे को क्या मिल गया बेटा? XCF6 के बगल में H2O है, XeO3 और HF। अब आप चाहो तो रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो। यहां पर देखो बेटा 6 है यहां पर, तो आप 6 को HF कर सकते हो ऐसे, और 6H है, इसका मतलब आपको यहां पर 3 वाटर यूज करने पड़ेंगे, जो कि एकदम सही बात है। पहला वाटर ये, दूसरा वाटर ये, तीसरा वाटर ये, ऐसे रिएक्शन करके मैं बता सकता हूं। तो बेटा ऐसे रिएक्शन यहां पर समझाई जा सकती है। डेफिनेट सी बात है कि बेटा ये भी मैं आपको बता रहा हूं वो कैसा मेथड है बेटा? जुगाड़ मेथड है। तो हम जुगाड़ मेथड ही लेकर के चल रहे हैं। यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं? जुगाड़ मेथड से ही रिएक्शन को समझा रहे हैं। नेक्स्ट देखो बेटा अगली रिएक्शन हमारे पास XCF4 और H2 का रिएक्शन क्या बनेगा? XC, XCO3, O2 और HF। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंस अदा करती है, क्यों? देखो बेटा समझो आप इस बात को। ज़ीनॉन की यदि मैं बात करता हूं, ज़ीनॉन की यदि मैं बात करता हूं तो ज़ीनॉन क्या अधिकतम पॉजिटिव चार्ज में क्या क्या हो सकता है? देखो बेटा ज़ीनॉन में +2 चार्ज ले सकता है, ज़ीनॉन को +4 आ सकता है, ज़ीनॉन पे +2 आ गया, ज़ीनॉन पे बेटा +4 आ गया, ज़ीनॉन पे +6 चार्ज भी आ गया। ये आ गया ना बेटा? मैंने आपको क्या बताया था? आप याद करो बेटा, मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः जब अधातु अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, जब ना तो वो अधिकतम हो ना वो न्यूनतम हो, जब वो अपनी बीच वाली
ऑक्सीकरण अवस्था में होती है तब वह विषमानुपातन अभिक्रिया दर्शा सकती है। मतलब वहां पर क्या होगा, वहां पर उस तत्व का ऑक्सीकरण भी हो जाएगा और उसका अपचयन भी हो जाएगा। ये बात मैं आपको पहले ही समझा करके आ चुका हूं, खास करके जब मैंने आपको बेटा H3PO3 का हीटिंग इफेक्ट समझाया था, H3PO3 के तापीय प्रभाव समझाया, तब मैंने आपको बताई थी ये बात। तो बेटा वही वाला पॉइंट यहां पर अप्लाई होगा। चूंकि HCF4 के अंदर जिनोन +4 में बैठा हुआ है, जो कि उसका इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि बीच का है, ना तो वो अधिकतम है ना वो न्यूनतम है। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर उसके अंदर विषमानुपातन अभिक्रिया दर्शाई जाएगी। क्या बताएंगे बेटा, विषमानुपातन अभिक्रिया होगी, अर्थात अभिक्रिया में जिनोन का कहीं ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, कहीं उसका रिडक्शन भी हो रहा होगा, कहीं जिनोन का ऑक्सीकरण हो रहा होगा, कहीं जिनोन का अपचयन हो रहा होगा। इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये रिएक्शन कैसी है, ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये मैं बता सकता हूं कि एक विषमानुपातन अभिक्रिया होगी, विषमानुपातन अभिक्रिया है। तो विषमानुपातन अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि यहां पर जिनोन किसमें बैठा हुआ है बेटा, इंटरमीडिएट में बैठा हुआ है, ना तो वो उच्चतम है ना वो न्यूनतम है, बीच में है। तो वो क्या होगा, दोनों की तरफ जाएगा, उसका ऑक्सीकरण भी होगा, उसका अपचयन भी होगा। यहां तक बात क्लियर है। अब आपको क्या याद रखना बेटा, सुनो, HCF4 में जिनोन चूंकि अपने इंटरमीडिएट में बैठा हुआ है, तो इसके जो उत्पाद बनेंगे, इसके जो उत्पाद बनेंगे वो पहली और दूसरी दोनों अभिक्रियाओं के सम से बनेंगे। मतलब कि पहली अभिक्रिया बेटा कौन सी, देखना दोबारा देखना, मैं बता रहा हूं आपको। पहली अभिक्रिया ये जिनोन F2 की अभिक्रिया, इससे क्या मिला मुझे, जिनोन O2 HF। क्या मिला बेटा मुझे, जिनोन O2 और HF। याद रखना बेटा इसको, जिनोन O2 HF मिला। दूसरी अभिक्रिया मुझे क्या मिला बेटा, HCF3 जो कि उच्च में है, HCO3 और HF मिला। तो दोनों के यौगिक को अगर मैं मिला देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो पहले से मुझे क्या मिला था बेटा, देखो पहले से मुझे मिला था जिनोन O2 HF, दूसरे से मुझे क्या मिला बेटा, HCO3 और HF। तो मुझे अल्टीमेटली क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या बनेगा बेटा, वो उन सबका सम मिलेगा। मतलब कि पहली रिएक्शन में मुझे क्या मिला था बेटा, जिनोन मिला था, O2 मिला था और HF मिला था, ये मिला था मुझे बेटा पहली रिएक्शन से। दूसरी से मुझे क्या मिला था बेटा, HCO3 मिला था और साथ में क्या मिला था बेटा मुझे, HF मिला था। दोनों तो कॉमन है। अल्टीमेटली क्या मिलेगा मुझे इस रिएक्शन में, HCO2 और HCO3, ये मुझे तीन यौगिक मिलेंगे और साथ में HF भी मिलेगा। डेफिनेट सी बात है, HF तो मिलेगा, वो कॉमन है, HF भी मिलेगा। तो मुझे क्या क्या यौगिक मिलेंगे बेटा यहां पर, तो पहली और दूसरी के जो सम है प्रोडक्ट के, जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके जो सम है, उसको मैं यहां पर बता दूंगा। ये भी डेफिनेटली बेटा एक जुगाड़ मेथड ही है, जुगाड़ मेथड से हम आपको यहां पर बता रहे हैं। पर बात यहां पर है कि आपका आंसर हमेशा एकदम सही आएगा, इस तरीके से कभी गलत आपका आंसर नहीं आएगा। तो HCF4 में क्या है बेटा, जिनोन का ऑक्सीकरण अवस्था बीच में है, इंटरमीडिएट है, तब वो क्या होगा बेटा, विषमानुपातन अभिक्रिया दर्शाएगा, कहीं उच्च में जाएगा कहीं न्यून में जाएगा। इसका मतलब आप देख सकते हैं बेटा यहां पर क्या होगा, पहली HCF2 से बनने वाला HCO2 HF वो और HCO3 HF, इनके प्रोडक्ट का सम जो होगा वही बन जाएगा। तो आप देख सकते हो बेटा यहां पर क्या मिल रहा है, HCO3 O2 और HF, देखो बेटा यही सब मिल रहा है। अब आप देख सकते हो बेटा यहां पर जिनोन +4 में है, यहां जिनोन गया बेटा 0 में, अर्थात इसका अपचयन हो गया। यहां जिनोन गया बेटा +6 में, इसका ऑक्सीकरण हो गया। तो बेटा आप देख सकते हो ये कैसी अभिक्रिया है, एक विषमानुपातन अभिक्रिया है। और इस प्रकार से यहां पर जिनोन के फ्लोराइड्स का हमने यहां पर अपचयन, सॉरी अब जहां जल अपघटन है वो हमने यहां पर देखा। तो बेटा अभी हमने बात करी यहां पर जल अपघटन के बारे में। जल अपघटन हमने किसका देखा था बेटा, यहां पर HCF4 का देखा, HCF2 का देखा और HCF6 का देखा। और मैंने आपको क्या समझाया था बेटा कि HCF2 का जल अपघटन जो होता है उसके द्वारा बनने वाला उत्पाद और HCF6 द्वारा बनने वाला उत्पाद जो होगा, उन दोनों का जो योग होगा वही क्या बनेगा हमारे पास में, HCF4 का उत्पाद बनेगा जब हम उसका जल अपघटन करेंगे। अब यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें और देखते हैं बेटा अभिक्रियाओं को लेकर के देखेंगे। जैसे बेटा मैंने आपको बताया था बेटा कि जब हम जिनोन का रिएक्शन कर रहे थे, किसके आते बेटा, सॉरी जिनोन F2 का, जब हम HCF2 का रिएक्शन कर रहे थे बेटा वाटर के साथ में, तब हमको क्या मिला था बेटा यहां पर, तब हमको मिला था यहां पर HC और साथ में क्या मिला था हमको, O2 मिला था और साथ में हमको HF मिला था। ये मिला था ना बेटा हमको, ठीक है। अगली अभिक्रिया देखे बेटा, नेक्स्ट अभिक्रिया क्या देखी थी बेटा हमने, HCF6 की अभिक्रिया देखी थी H2O के साथ में, जिसको कि हमने कई चरणों में किया था। हमने आपको बताया था बेटा पहले क्या बनेगा, पहले 2 F हटेंगे एक O आएगा, दोबारा से बात करेंगे उसके बारे में। 2 F हटेंगे एक O आएगा, फिर दूसरे 2 F हटेंगे फिर एक O आएगा, फिर दूसरे 2 F हटेंगे एक और आएगा। और अल्टीमेटली हमारे पास लास्ट में क्या बना था, हमको मिला था बेटा HCO3 और साथ में हमारे पास में HF बन करके तैयार हो गया था। मैं रिएक्शन को बैलेंस करके नहीं बता रहा हूं क्योंकि बैलेंसिंग हमारा मेन उद्देश्य नहीं है। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं बेटा ध्यान समझिएगा। देखें अगर मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं, पहले वाली रिएक्शन की, इस रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो इस रिएक्शन में आप एक बात समझे बेटा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये रिएक्शन एक रेडॉक्स प्रक्रम है या नहीं है, तो आप क्या बताएंगे। तो रेडॉक्स प्रक्रम को चेक करने के लिए आपको यहां पर ऑक्सीकरण अवस्था को देखना पड़ेगा। ऑक्सीकरण अवस्था क्या आएंगे बेटा यहां पर पे, जिनोन पर आएगा बेटा +2, F पर -1, H पर +1, O के ऊपर -2। जरा यहां पर चेक करके देख लेते हैं। जिनोन पर चार्ज आएगा बेटा यहां पर 0 और O के ऊपर क्या चार्ज है बेटा यहां पर 0, बाकी H के ऊपर रहेगा +1 और F के ऊपर रहेगा -1। तो आप देख सकते हैं बेटा कि H और F का चार्ज तो सेम रह रहा है, पर जिनोन और O का चार्ज सेम नहीं रह रहा है।
आप ये बात देख सकते हैं कि जिनॉन है वो +2 चला गया बेटा कहां पर, 0 में, और जब ये +2 चला गया 0 में, इसका तो जिनॉन के लिए तो क्या हो गया यहां पर, जिनॉन का तो हो गया अपचयन। क्या हो गया बेटा, ये अपचयन हो गया। यदि हम यहां पर O की बात करते हैं, O चला गया हमारे पास -2 से 0 में, मतलब इसका क्या हो गया बेटा यहां पर पे ऑक्सीकरण हो गया। इसका मतलब अगर हम यहां पर अभिक्रिया करने के बारे में बात करें तो अभिक्रिया करने के बाद हमारे पास में कुछ जिनॉन का नया यौगिक नहीं बन रहा है, जिनॉन का कुछ नया यौगिक नहीं बन रहा है। तो जिनॉन का नया यौगिक नहीं बन पा रहा है तो क्या हम इसको जल अपघटन बोलेंगे, नहीं बोल सकते। जल अपघटन को बोलने के लिए हमारे पास में यहां पर सामान्यतः हमने क्या बात देखी थी बेटा कि ऑक्सीकरण अवस्था समान रहनी चाहिए, जबकि यहां पर ऑक्सीकरण अवस्था में चेंज आ रहा है। तो ये कैसा प्रक्रम है, ये एक ऐसा प्रक्रम है जो कि रिडॉक्स प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है, एक रिडॉक्स प्रक्रम है। और रिडॉक्स प्रक्रम है तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की बताई जा रही है, ये अभिक्रिया एक पूर्णतः इट इज नॉट अ ट्रू हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, ये एक शुद्ध जल अपघटन अभिक्रिया नहीं है। जबकि अगर हम इस अभिक्रिया की बात करते हैं HCFC की रिएक्शन जल के साथ देखेंगे तो बेटा यहां पर जिनॉन +6 चार्ज है, F पर -1 है, H पे +1 है, O पर -2 है। यहां देखेंगे बेटा जिनॉन पे यहां पर +6 चार्ज है, O पर -2 चार्ज है, H पर +1 है, F पर -1 है। यहां पर इस अभिक्रिया में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में बिल्कुल सेम आ रही है। इसका मतलब ये अभिक्रिया एक रेडॉक्स प्रक्रम नहीं है। तो ये कैसे प्रक्रम है, ये एक शुद्ध जल अपघटन वाला प्रक्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, एक शुद्ध जल अपघटन वाला प्रक्रम कहला रहा है। तो बेटा एक शुद्ध जल अपघटन प्रक्रम है, इट इज अ ट्रू हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। और जबकि ऊपर वाला एक हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक रेडॉक्स प्रक्रम है। इसका मतलब यहां पर बात ये कह सकते हैं कि HCF4 का जो रिएक्शन हम बता रहे हैं, तो HCF4 में आप देख सकते हैं बेटा क्योंकि यहां पर उत्पाद जो बन रहे हैं वो दोनों के सम से बन रहे हैं ना बेटा। देखो XCO3 O2 और HF, XCXO3 O2 और HF। इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है HCF4 की, ये भी दोनों के सम है। मतलब कि HCF4 का जल अपघटन जो होगा उसके अंदर रेडॉक्स भी शामिल होगा और उसके अंदर जल अपघटन भी शामिल होगा। तो ये बात कह सकते हैं कि HCF4 के जल अपघटन अभिक्रिया में या फिर HCF4 की जल से अभिक्रिया में वहां पर रेडॉक्स प्रक्रम भी होता है और वहां पर जल अपघटन का प्रक्रम भी बताया जा सकता है। तो बेटा इस तरह से आपसे सवाल यहां पर पूछे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बेटा बात बताई थी कि जिनॉन के जो यौगिक होते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके बारे में एनसीईआरटी में भी डिस्क्रिप्शन दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में यहां से सवाल पूछा जाता रहा है। तो बेटा यहां पर आपसे सवाल पूछ सकता है कि बता ये क्या यौगिक बनेगा, अभिक्रिया में क्या चेंज होगा, क्यों बनेगा, क्या नहीं बनेगा, क्या नहीं बन सकता है, इनमें से ऐसा कौन सा उत्पाद नहीं बनेगा जो इस अभिक्रिया में शामिल होगा, वगैरह वगैरह सवाल आपसे बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। या फिर आपसे संरचना आधारित सवाल पूछ सकते हैं, संगठन बताइए, संरचना बताइए, बंद कोण बताइए, इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं।